प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका। केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर ये 5 होने वाला है। हमने बच्चा जी मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में पहले उसका फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा, फिर उसके हमने बाद और ये पिछला जो इसके पहले वाला चैप्टर था उसमें हमने अयस्क और खनिज के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि अयस्क और खनिज में अंतर क्या है। तो हमने समझा कि खनिज जो होते हैं जो पृथ्वी के अंदर जो भू प्रॉपर्टी के अंदर जो पाए जाते हैं, तो चाहे तत्व यौगिक हैं, वो सब क्या है, खनिज है। लेकिन उसमें सब अयस्क नहीं है। उसमें से कुछ जो उसमें सभी खनिज अयस्क है, सभी खनिज अयस्क नहीं है, क्योंकि हमने उसमें ऐसा पढ़ा था कि जो पृथ्वी के अंदर जो अयस्क पाए जाएंगे उसको अगर आसानी से निकाला जाए, जिसको आसानी से प्राप्त किया जाए, वो क्या है, अयस्क है। लेकिन जिन अयस्क से हम आसानी से धातु की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, जो थोड़ा किफ़ायती ना हो, महंगे हो, वो क्या है, वो कहलाते हैं मेरे अपने अयस्क। जो महंगा है वो खनिज कहलाते थे, बाकी सब अयस्क हैं। तो सभी अयस्क खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। थोड़ा उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। फिर आपको कुछ होमवर्क दिए गए थे, आपने जरूर उसको किया होगा और आपको खुद से ट्राई करने भी थे उसको, क्योंकि हमने कुछ अयस्क के नाम पढ़े हैं वहाँ पे जो आपको याद होने चाहिए। और बहुत जरूरी है प्यारे वाले की, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा बन जाते हैं वहाँ से। और आप ये क्लास 10th नहीं पढ़ रहे हो, अब यहाँ से कुछ ना कुछ आपको बेसिक शुरू हो रहा है क्लास 12th का। तो 10वीं कक्षा में है, आप थोड़ा सा परिश्रम करते रहेंगे तो आपके काम हो जाएंगे। ये थोड़ा सा भी एक बार रिवाइज कर रहता हूँ जल्दी से, 2 मिनट में आपको समय लेकर रिवाइज कर रहता हूँ कि आपने क्या पढ़ा था। देखिए, आपने पढ़ा था खनिज के बारे में कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को हम लोग खनिज कहते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा था वे खनिज जिनसे धातु की किफायती और सुविधाजनक आसानी से प्राप्त किया जा सके, उसे अयस्क कहते हैं। इस प्रकार मैं सभी अयस्क खनिज था, लेकिन सभी, और ये गैंग और मैट्रिक्स क्या था, ये पृथ्वी में खनिजों में चट्टानों यहाँ होना चाहिए, चट्टानों, खनिजों में चट्टानों, इसको चट्टान लिख दी, चट्टानों लिखनी इसको। खनिजों में चट्टानों, अशुद्धियों, मतलब कोई भी खनिज है, कोई भी खनिज अयस्क है पृथ्वी से, खनिज अयस्कों में जो भी खनिज अयस्क हैं उसमें, और उसके चट्टानों में अशुद्धि के रूप में, जैसे कि मिट्टी, रेत आदि उसमें मौजूद है, उसे हम लोग गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। बच्चे इसी को हम बता रहे थे, गैंग के अंदर अधात्री होता है, धात्री। ठीक, एग्जाम में इसी को भी याद रखिए, गैंग या अधात्री। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद आपने कुछ ऐस के नाम याद किए थे जो आपके लिए ज़रूरी था। और आज उसके बाद उसके इसी पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए थे, 10 क्वेश्चन मैं दिया हूँ, इसी में से आपने जरूर इसको ट्राई कर लिए होंगे। और आपने आखिरी में पढ़ा था कि जो भी कोई धातु है, धातु का आज मैं इसको कौन सा कहता हूँ, आपसे मान लीजिए कोई भी अयस्क है, आपने कोई भी अयस्क ले लिया, इनमें से मान लीजिए कोई भी अयस्क है आपके पास कैलेमाइन है, हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, इन सब चाहते हैं ये मेटल प्राप्त करना, इनसे आप चाहते हैं धातु या अधातु, जो भी इनसे कोई मेटल इसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए चरण होते हैं। आप इस आसानी से नहीं, ऐसा नहीं कि अभी बक्साइट लाए तो एल्यूमिनियम मिल जाएगा, उसमें वो काम करना पड़ता है, उसके बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो कम से कम ये प्रोसेस आपके लिए बहुत बेस्ट दिया गया है और सबसे आसान दिया गया है, ये कुछ तरीके याद रखना है। देखिए, पहला स्टेप क्या था आपका, कि जो भी अयस्क है उसको आप तोड़ेंगे और पीसेंगे, यानी उसको क्रॉसिंग और ग्राइंडिंग करना था। कैसे, मान लीजिए कोई इतना बड़ा अयस्क है, उसको पहले फोड़ना है, इम्पैक्ट फोर्स चलाकर, इम्पैक्ट फोर्स फोड़ देना है, फिर उसको ऐसे ऐसे कर देना है, उसको मतलब पीस देना, पाउडर बनाना है। किस फोर्स से, जो पाउडर बनाएंगे उसको हम आप बोलते हैं संघर्ष बल, या उसको बोलते हैं आप एट्रिक्शन शीट फोर्स। उसको ऐसे कुचल रहे हैं तो उसको बोल रहे थे इम्पैक्ट फोर्स। उसके अलावा एक चरण हो गया, आपने तोड़ दिया और पीस के पाउडर बना दिया। दूसरा चरण की उसका आप सांद्रता बढ़ाएंगे। दूसरा स्टेप जल्दी से याद दिलाता हूँ, एकदम आपका रिवीजन हो रहा है। देखिए, दूसरा स्टेप आप उसका सांद्रता बढ़ाएंगे। सांद्रता मतलब मान लीजिए उसमें अशुद्ध, अपने अयस्क को फोड़ दिया है, लेकिन अयस्क में बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, जैसे कि धूल मिट्टी, कुछ भी उसमें रेत बालू आ सकते हैं, जो आपने पढ़ा था गैंग्स। मान लो कि अशुद्धि के रूप में गैंग्स होता है, अयस्क में अशुद्धि के रूप में क्या होता है, गैंग्स या मैट्रिक्स उपलब्ध होता है, उसको हटाना है। उसको क्या हटाएंगे तो क्या होगा, अयस्क की सांद्रता बढ़ेगी, यानी अयस्क ज़्यादा हो जाएंगे और उसमें जो कचरे होंगे वो कम हो जाएंगे। तो उसको हम लोग ड्रेसिंग यानी हाथ से छाँट कर वो ऊपर के, इसमें कोई फिजिकल होता है, हाथ से निकाल देंगे जो भी उसमें अशुद्धियाँ होंगी, जितना निकल जाए। तो ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप आज आपको पढ़ना है, दूसरा स्टेप पढ़ा के मैं शायद आपको छोड़ दिया था।
देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको करा दिए गए थे। हाँ, 2 स्टेप। चलो, तो आपने अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए 2 चरण पढ़ लिया। एक मैं जो रफ पेज ले लेता हूँ ताकि बच्चे को फीलिंग आता रहे, आपको पढ़ने में मजा आए इसके लिए। चलो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, कौन सा आपने चरण पढ़ लिया है। आपने पहला चरण पढ़ा है, पहला स्टेप आप पढ़ रहे हैं अयस्क से धातु कैसे प्राप्त करना है। तो पहला स्टेप था, उसको आप कुचल रहे हैं, तोड़ना या फोड़ना, कुचलना, जिसको क्रशिंग या ग्राइंडिंग बोल रहे हैं, कुचलना या पीसना। कुचल दिए और पीस दिए, पाउडर बना दिए। इसको कुचल कर तोड़ फोड़ कर अपने इसको पीस दिया पाउडर के रूप में। इसके अपने क्या बना दिया, पाउडर बना दिया, अयस्क का आपने पाउडर बना दिया। दूसरा स्टेप था आपका, इसमें से आप अशुद्धि को हटाएंगे। अशुद्धि में जैसे गैंग्स मैट्रिक्स कुछ भी है उसको फिजिकल हाथ से हटा देते हैं, जो भी कोई विधि से छान कर जो भी भौतिक रूप से हटा दिया गया। यानी आप अयस्क की सांद्रता बढ़ा रहे हैं, अयस्कों की सांद्रता बढ़ाते हैं। जिसमें अयस्क हैं, अयस्कों की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं आप, सांद्रता को बढ़ा रहे हैं आप, सांद्रता को, अयस्क की सांद्रता को बढ़ाना। आप एग्जाम बिल्कुल इसे पॉइंट लिख सकते हो। आज हम तीसरा स्टेप पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे कुछ बहुत सारे प्रश्न दिए गए थे, इसको थोड़ा चर्चा कर लेते हैं जल्दी से। और प्यारे वाले ये जरूर बताइए कि आपको 10 में कितने सही हुए थे। जैसे आपसे पूछा गया था कि कैलेमाइन किस धातु का अयस्क था। तो कैलेमाइन क्या है बच्चा जी, ये जिंक का अयस्क था, जिंक बेलेट्स का। इसका क्या होता है बच्चा जी, बक्साइट। इसका क्या होता है, हेमाटाइट। इसका क्या होता है, एजी का सिनेबार। होता है ना, चारों का ऑप्शन याद रखिएगा, इसीलिए ऑप्शन लिखना जरूरी होता है। बक्साइट में किस धातु का अयस्क है, अभी मैंने बताया था कि एल्युमिनियम का है, बक्साइट का अयस्क है। तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा, सी। इसका ऑप्शन क्या हो गया था आपका, ये। चलो ये साइड में ऐसे लिख दिया हूँ, आप भी साइड में लिख देना कि आपका नोट्स अच्छा दिखेगा, भोक भाग नहीं होगा उसमें। चले, निम्नलिखित में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता को ऋणात्मकता लिख देना चाहिए तत्व कौन है। तो जो मैं इसके लिए आपको बताया गया, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो पहले देखते हैं फ्लोरीन है कि नहीं, बिल्कुल ऑप्शन में है। अगर फ्लोरीन नहीं होता तो किसको मानते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को। अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो नाइट्रोजन को। ये बहुत अधिक ऋणात्मकता तत्व है। सिन्नाबार मैंने बताया था, Hg का होता है, मरकरी का होता है। निम्नलिखित में कौन सा नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल कौन होगा, जिसके आउटर मोस्ट में क्या होंगे बच्चे जी, इलेक्ट्रॉन जो होंगे। मान के चलिए मोटी मोटी ये 6 7 8 6 या 7 या 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो और लेना चाहते हैं। तो एल्युमिनियम तो नहीं, ये तो धातु है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चे जी, अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय। और धातु के ऑक्साइड क्षारीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। याद रहेगा। हाँ, क्यूपराइट किस धातु का अयस्क, अरे कॉपर पैराइट का होता है। कॉपर पैराइट जो होता है, क्यूपराइट ये कॉपर का अयस्क होता है। जस्ता का अयस्क क्या होता है, तो देखें, अच्छा इसका हो गया। चलो, जस्ता का अयस्क क्या होता है, तो देखिए सिनेबार किसका होता है। इसको मैं लिखना चाहूँ तो ये Hg का होता है, मैं सुनहरे लिख रहा हूँ। बक्साइट एल्युमिनियम का होता है। सोडियम क्लोराइड तो अब ये जानी गए, तो बच गया ऑप्शन बी, जिंक बेलेट जो होता है जस्ता का अयस्क होता है, ZnS। सबके फॉर्मूले भी लिखवा दिए गए हैं। 2 क्वेश्चन और हैं, 10 को दिया गया था। चले, कार्योलाइट ये बच्चा जी, इसमें बच्चे आपसे गलती हो जाती हैं कभी कभी, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो बक्साइट होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, बक्साइट। लेकिन बक्साइट के अलावा कार्योलाइट भी इसी का अयस्क होता है। तो याद रखिएगा, एल्युमिनियम के 2 अयस्क होते हैं, बक्साइट और कार्योलाइट। ओके, चलो, पारा का अयस्क क्या है। पारा जो होता है बच्चे, हम लोग कब से पहले सिनेबार। मरकरी, पारा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको धातु मेटल हम लोग Hg मरकरी बोलते हैं। मरकरी का जो होता है बच्ची, वो होते हैं सिनेबार होता है। क्या होता है, सिनेबार। अब बच्चे जी मैं आपको पहले चरण पढ़ा देता हूँ। चरण पढ़ाने के बाद आपको मैं थोड़ा सा उसके बाद में कुछ अयस्क के और नाम लिखवा देंगे कि अयस्क का रूप होता है, किस रूप में होता है, ऑक्साइड रूप में होता है कि सल्फाइड रूप में कौन सा होता है। ठीक है, इसको मैं लिखवाऊंगा, सल्फेट के फॉर्म में कौन सा होता है, इसको बाद में लिखवा दूंगा। चलो, पहले आज हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3। ठीक है, चलो, स्टेप नंबर 3 क्या है बच्चे जी, इसको ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा और आपको बहुत अच्छा फील आएगा क्योंकि आप लोग इसको क्लास 12th में जाके फिर से पढ़ोगे, साइंस लोगे, तो जिन का स्ट्रीम साइंस होगा उनके लिए तो बहुत बेहतर होने वाला है ये सब। चलो, अब देखें स्टेप 3 क्या, ये 2 सम में होगा लगभग। कोई भी अयस्क ले लें, तोड़ना फोड़ना, ग्राइंडिंग करना, ये सब में करना है। लेकिन अब तीसरा स्टेप जो होगा, ये निर्भर करेगा कि धातु मेटल है कैसा ये रिएक्टिव मेटल है।
जिससे कुछ बात होगी इरेक्टिविटी की। अब इसके आधार पर हम तय करेंगे कि किस धातु का निष्कर्षण कैसे करना है। निष्कर्षण मतलब होता है यहाँ पर लिखा गया है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड। आपने क्या किया, सांद्रता तो बढ़ा दिया है, सांद्रता सबकी अपने उसमें एस में जो भी अशुद्धियाँ था आपने उसको निकाल दिया हाथ से, फिजिकल जो भी उसके पास माध्यम था उसको चाल, इस समय चलने नहीं होता, चाल के जो भी इसमें चुन कर जैसे भी आपने निकाल दिया। अब एस की सांद्रता आपने बढ़ा दिया है, एस के उसमें बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, अब चाहते हैं उससे आप मेटल प्राप्त कर लें। तो भाई आपको देखना पड़ेगा कि अब उसकी रिएक्टिविटी क्या है। ये सब बातें आपको ध्यान नहीं देना है, यहाँ से मुझे पढ़ना था इसलिए मैं नोट्स में लिखा हूँ। आपको यहाँ से ध्यान देना है कि अब तीसरा चरण क्या होता है। तो मैं आपको थोड़ा एक बार रिएक्टिविटी दिखाता हूँ कि किस धातु की रिएक्टिविटी कैसी होती है। और आपको बहुत अच्छे से सीरीज बनाना सिखा दिया गया था, जहाँ आपको रटना नहीं पड़ा, नहीं तो बच्चे हम लोग का समय वहीं पर बहुत सारा बच जाता, लेकिन हम लोग ऐसा किया नहीं है। देखें ये तो रिएक्टिविटी हो गई है, ये रहा। और हम ये धातु का निष्कर्षण है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे बहुत इसको डिटेल में पढ़ते होंगे। आपको ज़रूर से बुक से रीड करना है, क्योंकि आप से जब रीड करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आता है तो बच्चे को आसानी से निकल जाते हैं। चलो ऐसे बहुत कोशिश किए जा रहे हैं, आपको टेंशन नहीं लेना, लेकिन फिर भी एक बार आपका ड्यूटी बनता है। देखें ये विद्युत अपघटन में इन सबको निकालते हैं, इनको हम लोग कार्बन के उपयोग से इस धातु को निकालते हैं, ऐसा बात की जाएगा। और ये तो भाई प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित है, इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये श्रेणी है। और हम मान लो कि इसमें से ये सबसे नीचे एक्टिविटी में आता है, ये मध्यम में यूरिया। अब आपको ये भी सिखाया था कि इसमें से कुछ धातु जो है दोनों मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और तत्व के रूप में भी और यौगिक के रूप में भी पाए जाते हैं, यानी कंबाइंड भी बनाते हैं नहीं भी। जैसे ये था अपना पिछला लेक्चर्स में कराया था ना आपको, हाँ पिछला में कराया था, थोड़ा अपना नोट्स अपने देख लीजिएगा। उसमें मैं आपको PB आपको बताया था मैं, ये वाला कॉपर ये चीज़ और ये तीनों को, ये तीनों ये क्या है फ्री अवस्था में पाए जाते हैं और मुक्त अवस्था में भी, दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। तो इनकी विधियाँ अलग अलग हैं निकालने का। चलो उसमें कुछ बात कर लेते हैं, कुछ लोग हम लोग कुछ बात करेंगे रिएक्टिविटी के अनुसार। जो सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होगा उसका निष्कर्षण करना होगा, तो हम लोग अभिक्रियाशील श्रेणी के क्रम पर करेंगे। पहला स्टेप हो गया। स्टेप देखो पहला स्टेप क्या है अपना, तोड़ना फोड़ना, पाउडर बना देना, उसकी फिर इसके सांद्रता बढ़ा देना 2। तीसरा है कि बच्चा जी हम देखेंगे कि कैसे इसकी रिएक्टिविटी कैसी है। ये सक्रियता श्रेणी में सीरीज में ये धातु कहाँ आता है, सबसे ऊपर या सबसे नीचे, उसके अनुसार हम लोग तय करेंगे। जो सबसे कम देखेंगे, सबसे कम रिएक्टिव धातु है, जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको क्या करेंगे हम बच्चा जी, उसका अलग से निष्कर्षण करेंगे। अगर मध्यम में आएगा, जो बीच में आएगा उसका अलग से, जिसमें मैंने दिखाया आपको बीच में कुछ था। और जो सबसे हाई होगा, मोर एक्टिव होंगे सबसे, जो उसका हम लोग अलग से, तीनों को 3 विधि से। तो आपको बुक में ये विधि बता रहा है कि इनका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम का इनका विद्युत अपघटन विधि से बोल रहा है कि हम निष्कर्षण करेंगे धातु का। इनका बुक में आपसे ये बता रहे हैं कार्बन का अथी अपचयन से, और ये तो भाई मुक्त अवस्था में दिया है। तो यही तीनों का हम 3 विधि से निकालेंगे। जो सबसे कम होगा अलग विधि, इसके लिए अलग विधि, इसके लिए अलग मेथड। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं बच्चे जी अपने अपने हम लोग नोट में। नोट तो ये आप जानते ही हैं कि भाई सबसे भाई सोना और प्लेटिनियम, सोना और प्लेटिनियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन में क्या रहेगा, सोना, क्या रहेगा, गोल्ड। प्लेटिनियम भी रहेगा तो इसको भी टिक करना है, और ये रहेगा तो इससे ज़्यादातर मैक्सिमम आपके बोर्ड में यही रहता है। चलो अब हम लोग कम अभिक्रियाशील वाले धातुओं का निष्कर्षण करते हैं तीसरा स्टेप में। पहला तो हो गया था, तोड़ दिए, फोड़ दिए, पाउडर बना दिए, उसका सांद्रता बढ़ा लिए हैं। अब हमने देखा कि धातु क्या है, कम सबसे कम अभिक्रियाशील है धातु, इसकी अभिक्रियाशीलता श्रेणी क्या है, वो कम है। जैसे उसमें क्या है, कॉपर, Hg, एल्युमिनियम कम अभिक्रियाशील वाले धातुएं हैं। तांबा और पारा को उनमें सबसे सामान्य अयस्कों का अर्थात सल्फाइड अयस्कों से कैसे निकाला जाता है या कैसे निष्कर्षण किया जाता है। अब आप कहोगे सर ये ऐसा होना चाहिए, चलो हो गया। मैं देखें अब सबसे मैंने कहा कि कॉपर, तांबा, सिल्वर जो भी हैं आपके मेटल्स हैं, कॉपर और जो मरकरी जो है उनमें सबसे सामान्य है, जो सबसे सामान्य है इसको से, उनके सामान्य अयस्कों से सल्फाइड अयस्कों से सांद्रण किया जाता है या निष्कर्षण किया जाता है।
और कैसे किए थे अब इस पर हम बात करेंगे। अब सल्फाइड एस्क क्या होते हैं, ऑक्साइड एस्क क्या होते हैं, कार्बोनेट एस्क क्या होते हैं, सल्फेट एस्क क्या होते हैं, इसको मैं लिखवा दूंगा, टेंशन मत लेना। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर ऐसे पकड़ लोगे आप, कॉपर सल्फाइड है कि नहीं, Cu2S कॉपर सल्फाइड HgS, ठीक है ना, सिन्ना बार को बोल रहे थे, सिन्ना बार HgS। बच्चे इसको आपको ऐसे लिखना चाहिए, H बड़ा, देखो दीदी उस समय जो नोट्स बनाए थे उनको ये सब नहीं पता था कि इसको लिखने कैसे हैं, उन्होंने लिख दिया। आप तो जानते हो बच्चे मेटल का हम लोग कैसे करते हैं, जैसे कॉपर लिखना है तो आप C बड़ा लिखते हो और U छोटा लिखते हो, यानी पहले कैपिटल और छोटा, ये कर लेना, हर पूरे पूरे नोट्स में सही मिलेगा। तो आपको इस बात पर ध्यान रखना है। जैसे आपको HG लिखना है मरकरी, ऐसे लिखेंगे H कैपिटल और G स्मॉल, ठीक। तो सिंबल अब थोड़ा अच्छे से लिखिएगा अपने नोट्स में, ऐसा नहीं कि आप भी देख दें कि ऐसे ऐसे लिख देते हो बड़े बड़े, नहीं ऐसे नहीं लिखने आपको, ये गलत है, ये सही तरीका है। आप बात समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको? हाँ सर, हम लोग बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अब मान लीजिए कि कॉपर के एस्क हैं, एस्क मैं 2 लिया हूँ, एक एस्क है बच्चा जी मेरे पास Cu2S और एक है मेरे पास HgS, ये ओर्स हैं, ये और हैं बच्चा जी। तो ये एस्क है किसका, कॉपर का, Cu2S और HgS है किसका, Hg का, मरकरी का, ठीक है। इन एस्कों से हम लोग अब कैसे, ये तो कम रिएक्टिव है, इनसे हम एस्को सांद्रण कैसे, धातु का निष्कर्षण कैसे करेंगे, चलो इस पर बात हो रहा है, ठीक है। तो अभी इसको करने से पहले आपसे कुछ यहाँ पर सवाल पूछ लेंगे, आप जरूर बताइएगा। यहाँ पर आपको पूछा कि धातु के सल्फाइड एस्को से हम निकालेंगे, तो आपसे यहाँ प्रश्न किया गया है, देखें, गिवन थॉट, अपना विचार दीजिए, आपके विचार क्या, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, जल्दी बताना। तो जैसे मैं आपसे पूछा गया यहाँ पर कि आपको धातु के आपको 2 चीज़ दे रहा हूँ, धातु के ऑक्साइड और धातु के कार्बोनेट और सल्फाइड, किससे धातु को प्राप्त करना आसान है, धातु को किससे किससे निकालना आसान है, उसके ऑक्साइड से या उसके कार्बोनेट सल्फाइड से। धातु ऑक्साइड के उसके जो एस्क होंगे ऑक्साइड के रूप में मौजूद होंगे तो आपके लिए निकालना आसान है, कि सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में होंगे तो निकालना, उससे धातु का निष्कर्षण आसान है, बताइए। तो आपने जो भी इसके थॉट सोचा होगा मिलाइए, आपके थॉट्स क्या है बच्चे। आपको जो साइंस को फील नहीं रटना नहीं है, तो देखो मैं इसको थोड़ा लेक्चर जल्दी करना है, इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। एक धातु को उसके ऑक्साइड से निष्कर्षण निकालना बहुत आसान होता है, अगर ऑक्साइड के रूप में होगा, ऑक्साइड के रूप में होगा तो उससे निकालना बहुत ईजी होता है। लेकिन वही धातु बच्चा जी अगर सल्फाइड और उसके कार्बोनेट के रूप में होता है, सल्फाइड और उसके कार्बोनेट की अपेक्षा, इसलिए हाँ ये बात ये समझाया जाए कि बहुत आसान होता है, किस कैसे, सल्फाइड और उसके कार्बोनेट की अपेक्षा। इसलिए पहले जो भी आपके धातु अगर मान ली आपने क्या पढ़ा, अभी आपने पढ़ा कि सल्फाइड के फॉर्म में है, ये Cu2S Hg सल्फाइड के फॉर्म में है, तो पहले इनको ऑक्साइड बनाना पड़ेगा, इनको ऑक्साइड के रूप में हमको बदलना पड़ेगा। डायरेक्ट हम लोग सल्फाइड और कार्बोनेट से डायरेक्ट वहाँ से एस्क से धातु हम लोग मेटल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पहले इससे अगर इसके फॉर्म में है, इसके फॉर्म में है, तो पहले हमें इस दोनों के फॉर्म को हमको ऑक्साइड के फॉर्म में बदलना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ऑक्साइड के रूप में बदलना पड़ेगा। अब ऑक्साइड के रूप में बदलने के लिए, क्योंकि ऑक्साइड से धातु का प्राप्त करना आसान होता है, ईजी होता है, असुविधा होती है, सुविधा होती है, बिल्कुल आसान होता है। अब बात कहेंगे सर, जैसे मैं यहाँ पर कुछ बात समझा रहा हूँ, मेरे पास एस्क है, नोट हो गया, आपने थॉट आपसे पूछा गया, आपने इसका सही से सोचा होगा आंसर, तो बहुत अच्छे, नहीं तो अपने अभी सीख लिया तो भी बहुत अच्छे, सीखते चलना है प्यारे जी, सीखते चलना है। चलिए अब हम बात करें, ओर्स है मेरे पास, एक है सल्फाइड और कार्बन के रूप में, ठीक है, और एक है ऑक्साइड के रूप में। तो आपने क्या सीखा है, सल्फाइड और कार्बन के रूप में होंगे तो धातु का निष्कर्षण करना, वहाँ से धातु का निष्कर्षण मतलब धातु को प्राप्त करना डिफ़िकल्ट होता है। क्या होता है भैया जी, डिफ़िकल्ट होता है, कठिन होता है। लेकिन ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं तो उनको वहाँ से धातु का निष्कर्षण करना बहुत आसान होता है, ठीक है। चलो अब आपका टॉपिक होगा, आपने 2 चीज़ कर लिया था प्रोसेस में, सर क्या कैसे कर लिया था, आपने एस्क को कुचल कर तोड़ कर फुर कर पाउडर बना लिया था, सांद्रता बढ़ा लिए थे, और आपको ये भी पता चल गया था कि आपके पास कोई मेटल्स है जो कम अभिक्रियाशील है, सक्रियता श्रेणी में, रिएक्टिविटी सीरीज में लो आता है, सबसे नीचे आते हैं, और उनका निष्कर्षण कर रहे थे। इन्हें अब तीसरे स्टेप पहुँचे हैं। तो बच्चे पहले देखें तीसरा स्टेप क्या होता है, तापन या जिसको भर्जन कहते हैं, भर्जन या जारण, तापन भर्जन जारण एक वर्ड है, यानी आप करेंगे रोस्टिंग। आप क्या करेंगे, रोस्टिंग, ROSTING, रोस्टिंग।
आप करने पहले आपका पहला काम होगा कि उसका रोस्टिंग करना, यानी उसका करेंगे आप लोग तापन या जारन। कैसे करेंगे? तो जो भी सल्फाइड एस होंगे, आपने क्या पढ़ा है, आपके पास जो भी मरकरी थे HgS या Cu2S, ये सल्फाइड फॉर्म में है। तो सल्फाइड फॉर्म से आपको डायरेक्ट मेटल तो नहीं मिलेगा सर। हाँ, आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि पहले उसको ऑक्साइड के फॉर्म में बदलना है। तो सल्फाइड एस को जो भी धातु होंगे इनके गलनांक से नीचे, गलनांक मतलब क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। मतलब मैं इसको हीट करते जा रहा हूँ, ये पिघलना शुरू हो गया, तो उसको बोलते हैं जिस टेम्परेचर पर कोई धातु, जिस टेम्परेचर पर कोई भी चीज़ पिघल जाए उसे उस वस्तु का हमको बोलते हैं, इसका ये मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है। आपने क्लास 9 में पढ़ा था, आपने बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था 9th में। हाँ सर पढ़े थे। तो चलो, तो उसके बिलो मेल्टिंग पॉइंट, उसके गलनांक से नीचे वायु की उपस्थिति में, वायु बहुत होनी चाहिए, ऑक्सीजन की मोर एब्सेंस होनी चाहिए, वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत होने चाहिए। और उसके गलनांक से नीचे आप धातु को क्या करेंगे? आप तीसरे चरण में क्या करेंगे? उसको बहुत हीट करेंगे, जोरदार हीट करेंगे, लेकिन गलने नहीं देंगे। ऐसा नहीं गला नहीं देना है, उसकी गलनांक से। जैसे मैं कहता हूँ कि कोई मेटल है जो मान लीजिए कि 205 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है, तो आपको 204 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्म करना है। ये सब साइंस में होता है बच्चे, उनके पास टेम्परेचर सब होता है, मालूम होता है, तो साइंस लोग ऐसे काम करता है। इसको हम लोग ऐसे अंदाज पर नहीं कर सकते, इसके लिए मशीन होती है। तो लेकिन आपने तो पढ़ लिया, आप तो साइंटिस्ट बनने वाले हो कभी, तो आपने उसके मेल्टिंग पॉइंट पहले पता किया, आपको पता हो गया। तो उसके गलनांक से नीचे आप वहाँ पर ऑक्सीजन होने चाहिए बहुत भरपूर मात्रा में, और आप उस ऐस को खूब गर्म करोगे, इन्वर्जन करोगे, जिसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। खूब गर्म करेंगे जो भी उसके सल्फाइड ऐश होंगे, तो अत्यधिक वायु की अधिकता में खूब गर्म करिए अपने। अत्यधिक गर्म करना, ये इधर क्यों लिख दिया गया? यहीं पर लिख सकते थे हम, अधिकता में गर्म करना, यहीं पर लिख देना चाहिए इनको, दीदी को गर्म करना। अब गर्म करना मतलब, अत्यधिक गर्म करने का मतलब जी स्ट्रॉन्ग हीट करना है। क्या करना है? इसकी हिंदी क्या होगी? अधिकता में, वायु की अधिकता में अत्यधिक गर्म करना। ठीक है, चलो इसको आप छोड़ सकते हो, चलो। वही स्ट्रॉन्ग हीट क्या होता है? अत्यधिक गर्म करने को बोलते हैं, अत्यधिक गर्म करना। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे अब, स्ट्रॉन्गली। बहुत ऐसा नहीं कि आसानी छोटा मोटा गर्म को छोड़ दिया, स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे अब। तो आपने क्या सीखा कि कोई भी सल्फाइड अयस्क होंगे उनको उसकी गलनांक से नीचे ऑक्सीजन की अत्यधिकता में, ऑक्सीजन की भरपूर उपस्थिति में आप उस धातु को उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे खूब गर्म करेंगे, अत्यधिक स्ट्रांगली हीट करेंगे। इतना गर्म करेंगे कि उसे पिघलना नहीं चाहिए बस, बाकी कोई कसर नहीं छोड़ना है। तो क्या होगा? तो कम प्रतिक्रियाशील वाले धातुएं, मेल्टिंग ऑफ लो रिएक्टिविटी, जिनकी गलनांक मेटल्स लिखा है, मेटल्स कम प्रतिक्रियाशील वाले धातुओं, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, जिनकी रिएक्टिविटी कम है, के मामले में, उनके संदर्भ में धातु ऑक्साइड को गर्म करने की क्रिया पर ही धातु स्वतः अलग हो जाते हैं। आपने इसको थोड़ा सा मैं इसे कर दूँ, हाँ ऐसे लिखना है बच्चे, ये रिवाइज नोट्स है, इसीलिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, इसको अच्छे से बनाइएगा। जहाँ मैं इसे बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ऐसे करना है। तो इसलिए वीडियो को ऐसे ही फट से आपको पहले समझ लेने हैं, समझ में आ गया तो खुद से आप लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। फिर भी सर जी आपके लिए काम कर रहे हैं, थोड़ा ये इसको हम रिवाइज कर देते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा, लिख लीजिएगा। जो भी कम क्रियाशील वाले धातु हैं, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, उनके संदर्भ में धातु ऑक्साइड, जो उनके धातु के ऑक्साइड होते हैं, वो गर्म करने की क्रिया पर ही धातु स्वतः अलग हो जाती है। ऑक्साइड फॉर्म में है, सिर्फ आप गर्म कर देंगे ना तो वहाँ से धातु आपको मिल गई, जा कोई इतना आसान हो गया। लेकिन आप तो सल्फाइड के फॉर्म में थे, इसीलिए आपको उसको क्या करना पड़ा बच्चे जी? अत्यधिक गर्म करना पड़ा, उसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उसके गलनांक से नीचे, है ना, करना पड़ेगा। ये कुछ सल्फाइड के रूप में है। आपने लिख लिया सर? हाँ सर, हमने अब लिख दिया नोट्स को, स्वतः अलग हो जाते हैं। अब आइए आपसे, अब यहाँ से कुछ आपको दिया जाए मजा। ये तो आपने क्या सीखा? चरण 3 आपने क्या सीखा? आप चरण 3 में करेंगे रोस्टिंग। स्टेप 3 में आपने क्या किया? रोस्टिंग किया। सर ये कहाँ से पढ़ा रहे हो? कुछ नहीं बुझा रहे कि तापन क्या है, जारन क्या है, निस्तापन क्या है?
तो प्यारे जी आपको आप यहाँ से पढ़ रहे हैं। देखो एसओ का समुद्रीकरण पढ़ लिया था हमने। समुद्रीकरण हम पढ़ रहे हैं कि धातु की श्रेणीकरण में नीचे आने वाले का निष्कर्षण। ये टॉपिक अपना शुरू हो चुका है। जरूर बच्चा जी आपको एनसीईआरटी में बहुत जल्दी फट से दे दिया गया, इसमें तुरंत समझा दिया गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। पहले जो सर यहाँ से नोट्स पढ़ लेंगे, फिर जाके एनसीईआरटी पढ़ना पूरा मक्खन की तरह दौड़ेगा। आप इसी को सीखने जा रहे हो। देखो इसमें तुरंत समझा दिया है, इतना लिया, तीनों टू तापन गर्म किया, ये मिल गया, जा अब रटो इसको। नहीं, आपको रटने नहीं दिया जाएगा जी। प्यारी सुनो दो, यहाँ आपने वर्जन समझा दिया। वर्जन क्या है? आपसे कभी पूछे कि वर्जन किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे? सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में अधिक टेम्परेचर पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। याद रहेगा ना? इसको हाईलाइट कर लेंगे अपने बुक में। यहाँ से भी लाइन याद रखेंगे तो आपके नंबर मिल जाएंगे पूरे। ये भर्जन किससे कहते हैं पूछ ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में काम आएगा। मैं इतना लिख के दे रहा हूँ, क्लास 12th में आप केमिस्ट्री में इसको पढ़ोगे। सल्फाइड गैस को वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करने पर यह ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया सल्फाइड। देखो यहाँ पर अपने क्या पढ़ा, कोई भी सल्फाइड गैस है, रोस्टिंग क्या है, हाँ रोस्टिंग क्या था, सल्फाइड गैस के धातु को उस गलनांक से नीचे वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करने की जो प्रक्रिया थी, यही भर्जन थी। इसको भी वही लिखा गया है, सेम चीज़ें आपके लिए। चलो अब आइए, अब बात करते हैं हम लोग। ये तो अपना तीसरा चरण पढ़ लिया, रोस्टिंग करना है यानी भर्जन करना है, भर्जन करना है। ठीक है, 3 स्टेप पढ़ लिया आपने। अभी तक आपको मेटल नहीं मिला है प्यारे जी, अभी तो 3 ही चरण पर गए हो। चलो अब कुछ लेते हैं, यहाँ पर सीखते हैं। जैसे आपने लिया तांबा लिए, चलो बताइए तांबे के मामले में विश्लेषण करें। तांबे के मामले में तो लेट्स एनालाइज द केस ऑफ, मामला मतलब केस होता है, किसके केस में, किसके संदर्भ में हम लोग तांबा के संबंध में चलो विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण मतलब कुछ उसके बारे में समझते हैं तांबा के बारे में। तो तांबा बच्चे जी अपने पढ़ा था, अयस्क है Cu2s, सी बड़ा लिखिएगा, U छोटा और 2 इसके नीचे बेस और Cu2s यानी कॉपर ग्लांस। क्या है कॉपर ग्लांस? किसका अयस्क है? तांबा का अयस्क है। चलो पहला काम तो सर क्या करोगे? अयस्क को तोड़ना पिसना। हाँ सर हम जानते हैं, आपका टॉपिक शुरू हो गया है, आप तांबा की डिस्कशन पढ़ रहे हैं, तांबे धातु का। चलो दूसरा चरण, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। दूसरा चरण क्या है? अयस्क की सांद्रता, सांद्रण करना, अयस्क की सांद्रता बढ़ना। ठीक है, चलो तीसरा स्टेप क्या है प्यारे जी? तो इसको ऐसे कर लें क्या कि आपको पूरा दिखे। हाँ क्लियर है सर, थोड़ा और बड़ा कर लें। चलो इतना पर परफेक्ट है। तीसरा स्टेप आप रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग क्या है सर? कोई सल्फाइड गैस है तो उसके गलनांक से नीचे ऑक्सीजन की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करना है। ठीक है, हाँ सर, जिससे क्या होता है वो ऑक्साइड के रूप में बदल देता है। देखो जैसे आपके पास क्या था, ये 2 छोटे बैलेंस किया गया है, आपके पास था, देखे इसको फिर दिलाने के लिए प्यारे जी लोग को थोड़ा सा चलना पड़ेगा मुझे, आपको बैलेंसिंग की तरफ ले जाना पड़ेगा। देखिए आपके पास क्या है, आपके पास है एक एस कॉपर ग्लांस Cu2s। ठीक है, Cu2s आपने क्या किया, उसको गर्म किया बच्चा जी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। आपने उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया, हिट किया, तो क्या होगा, ये सल्फाइड है तो ये ऑक्साइड में बदलेगा, यानी कॉपर ऑक्साइड में। देखो आ गया। और सर कितना अच्छा फिर दिलाते हो सर, आप तो बहुत प्यारे सर जी हो। चलो कॉपर ऑक्साइड में बदल गया, Cu2 में बदल गया। अब कॉपर ऑक्साइड में बदल गया तो बच्चे जब देखें इसका सल्फर जो होगा, देखो ये Cu2 एक ऑक्सीजन से रिएक्शन ये बना लिया और इसमें एक ऑक्सीजन बच गया और एक सल्फर बच गया, तो ये बना लेंगे सल्फर ऑक्साइड। इतना फिर लेना है, ये बनेंगे गैस के फॉर्म में, ये ऑक्साइड बनेंगे आपके सॉलिड स्टेट में, और ये तो गैस है, ये है
क्योंकि आप ऑक्सीजन गैस होता है, और ये आपका भी क्या था, ये भी आपका सॉलिड रूप में था। ये सर क्या फिजिकल स्टेट दर्शा रहे हैं आपका, आप पहले चैप्टर में पढ़े थे आप। ये सॉलिड ठोस है, ये गैस के रूप में है, ये सॉलिड और ये गैस का मतलब। अब इसको बैलेंस करना है सर, कैसे करें? तो देखिए मैंने बताया जो कंपाउंड जो पहले आप कंपाउंड चुनेंगे, कंपाउंड जिसमें अधिक क्या हों, परमाणु उसके हों। जैसे इसमें देखेंगे, इसमें 2 1 3 है, इसमें कितने हैं 2 3 2 1 3, इसमें 2 1 3। लेकिन आप उसके कंपाउंड चुनेंगे तो कंपाउंड मेरे पास ये है कॉपर, इसको यानी इसको बैलेंस करोगे आप कॉपर ऑक्साइड को। तो इसी को बैलेंस करने के लिए देखो बच्चे 2 3 लगाया गया है, और बैलेंसिंग आपको बहुत अच्छे से सिखाया गया, तो उसको जरूर रिविजन कीजिएगा। देखिए आपके तो कॉपर 2 था, देखिए आपके पास कॉपर 2 है, ठीक है सर, तो कॉपर 2 है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया 2 1 3 है, तो 3 ऑक्सीजन करने के लिए 3 से गुना कर दीजिए। देखिए 2 और 1 3 ऑक्सीजन, और यहाँ पर कितने थे 2, तो इसको 3 से गुना करें तो ऑक्सीजन 6 हो गया 6, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 6 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 से गुना कर दीजिए, 3 से होगा, 2 से कर देते हैं, 2 से। मैं थोड़ा जल्दी में करना चाहूँगा 2 से। इससे क्या हो गया 2 ऑक्सीजन इधर था और 2 इधर, 4 हो गया। इधर कितने थे ऑक्सीजन 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया, और इधर भी कितने से बैलेंस किया गया है 3 से 2 से किया गया है। तो इसको अब मिलाते हैं थोड़ा। कॉपर मेरे पास हो गया कितना 4, कॉपर 4, तो कॉपर 4, ठीक है सर। 2 और 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 6 हो जा रहा है, बैलेंसिंग गड़बड़ हुआ है क्या? चलो यहाँ भी 2 से गुना किया गया, अब हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, और यहाँ अब बैलेंसिंग हो गया। ये बैलेंसिंग आपको एकदम ट्राई करते रहना, केमिस्ट्री में चलते रहेगा ये। डायरेक्ट इसको बराबर मतलब 2Cu2S 3O2 बिल्कुल नहीं रटना है। बैलेंसिंग आप सीखे थे, उस प्रोसेस को आपको याद रखना है और इसको अप्लाई करते रहना, एकदम केमिस्ट्री चमकता रहेगा। बिल्कुल थोड़ा सा मैथमेटिक्स जैसे, इसको याद रखेंगे आप। चलो आपने कर लिया, हाँ, एस को तोड़ा फोड़ा, दूसरा सांद्रण कर लिया, भर्जन कर दिया, रोस्टिंग कर दिया, इससे क्या होगा सल्फाइड ऑक्साइड में बदल गया है। लेकिन उसके बाद होगा चौथा चरण। चौथा में क्या होता है ऑटो रिडक्शन होता है। ऑटो रिडक्शन का हिंदी क्या होगा सर जी? ऑटो रिडक्शन आप कहाँ पर थे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ पर थे? तो मैं आपको नोट्स दिखा दूँ, देखिए ये आपका इस साल का नोट्स है, याद आ रहा है? यही कॉपी थी नहीं, यही कॉपी था ना, आपको नोट्स में दिखा दूँ तो आपको थोड़ा सा आपके खुद के ऊपर एक ऐसा फील आएगा कि आप लोग कितना गलती कर रहे हैं। आपको ये सब पढ़ाया गया था। देखें जो बैलेंसिंग के लिए बच्चे रो रहे हैं कभी आप लोग, तो आपको बैलेंसिंग कितना आसान से बहुत सारे प्रोसेस में पढ़ाया गया था। 2 मेथड पढ़ाए थे आपको, हिट एंड ट्रायल मेथड और बीजीय व्यंजक से, सबसे सारे क्वेश्चन कराए गए थे। और बात रहा ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या है, मैं इसको भी थोड़ा दिखाना चाहूँगा ताकि आप लोग कभी कभी समय निकाल के अपने अपने नोट्स को जरूर पलटें, नहीं तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी आपके लिए प्यारे जी। हम कोई आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, ना हम आपके लिए कुछ कर पाएंगे और ना आप अपने आप को ही बचा सकते हो। तो जितना ये पढ़ाए गए हैं देखिए नोट्स में पलट रहा हूँ आपके सामने, ताकि आपको दिखा दूँ ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है। आपको यहाँ पर रिडक्शन और आपको ऑक्सीडेशन बहुत आराम से पढ़ाया गया था, तो यहीं से बात हो रहा है। अपचयन उपचयन आप पढ़े थे, उसी की बात हो रही है। मैं सारा नोट्स लेके ही बैठा हूँ ताकि बच्चे बहाना तो बिल्कुल, अब बहाना तो बना ही नहीं सकते हैं। चौथा स्टेप ऑटो रिडक्शन हो जाता है इनके जब कुछ मेटल के, जिससे ये है ऑटो रिडक्शन क्या होता है बच्चे जी, देखो स्वतः उसका अपचयन हो जाएगा या अवकरण। स्वतः अपचयन का मतलब क्या होता है जी, जैसे ये हिट हो रहा था, अभी जो इसमें ऑक्सीजन है, जो इसमें ऑक्सीजन बचा जी, ये खुद अब उसमें से ऑक्सीजन हटेगा। जैसे क्या है 2CO2O सॉलिड स्टेट में है, वो बड़ा लिखना, सॉलिड छोटा, ये सॉलिड स्टेट में है। अब इसका क्या होगा ऑटो रिडक्शन। रिडक्शन मतलब होता है बच्चा जी उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है? अपचयन होता है ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग। ऑक्सीजन का ह्रास होगा, जो भी इसमें ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, ये वाला ऑक्सीजन दिख रहा है CO2S, अब देखिए इसका अब यहाँ से क्या होगा, कॉपर जो मान लेते हैं इसको ऑटो रिडक्शन मतलब क्या होगा, इसमें से ऑक्सीजन हटेंगे। जैसे ऐसे ऑक्सीजन मान लीजिए कि आपके पास CO2 था, इसके यहाँ पर क्या बना, कॉपर अलग हो गया। यहाँ पर SO2 था ना बच्चा जी, SO2 था ना,
इसको थोड़ा हम चेक करेंगे, यहाँ पर SO2 होना चाहिए। आपके पास ये मिल चुका है ना Cu2S और ये, हाँ बिल्कुल SO2 होगा। चलो कोई समस्या नहीं सर, पकड़ लेते हैं आप लोग। चलो तो कॉपर ऑक्साइड और आपके पास था सल्फर ऑक्साइड, ये गैस फॉर्म में थी ना बच्चे, ये तो गैस फॉर्म में था। चलो एक बार देखते हैं बच्चे नोट्स में, हाँ बच्चे सही था, पहले ही सही लिखा है Cu2S है। थोड़ा ये मतलब नोट्स में से दीदी लिखी हुई थोड़ा सा अक्षर उनको समझ में नहीं, तो बिल्कुल सही था, पहला ही वाला वर्ड सही, इसको सही कर लेते हैं हम लोग, सही कर लेते हैं। चलिए ये सही था बच्चे जी, आपको दिखा दिया नोट्स में। चलो देखो क्या होगा इसमें, ऑटो रिडक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे आपके पास था कि बच्चे जी कॉपर ऑक्साइड थे आपके पास Cu2, ये किस में छोटा है स्टेप, नहीं सही था, यहाँ है यहाँ है, चलो सही है। आपके पास ऑप्शन अपने का क्या था, रोस्टिंग किया था तीसरे स्टेप में, तो Cu2S सॉलिड स्टेट में था, अपने यहाँ ये किया। फिर अभी ऑटो रिडक्शन मतलब क्या होगा, फिर इसका ऑटो रिडक्शन होगा, स्वतः अपचयन होगा या अवकरण होगा, स्वतः अवकरण। अवकरण मतलब ऑक्सीजन का उसमें से हरासमेंट होगा। जैसे आपके पास क्या था Cu2S ये सॉलिड फॉर्म में था Cu2S, इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सॉलिड फॉर्म में था, और हाँ सॉलिड फॉर्म में था। अब ये देखिए ये क्या बना था, कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड रहेंगे। अब इसमें से ये दोनों फिर एक करके ये स्वतः इनके जो ऑक्सीजन है इसमें से हटेगा, तो ये कॉपर ऑक्सीजन इसमें से आ जाएगा इसमें, तो कॉपर यहाँ बचेगा, ठीक। और उसके पास क्या हो जाएगा बचेगा आपके पास, ये जो ऑक्सीजन थे और इसमें सल्फर था, ये दोनों मिलकर बना देंगे सल्फर ऑक्साइड गैस। अब ये गैस फॉर्म में है, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ पर कॉपर एक था तो यहाँ पर सल्फर एक था, लेकिन यहाँ पर कॉपर कितने थे बच्चे जी, दो और दो दूना चार, चार और दो छः। यहाँ पर कॉपर एक था तो 6 से गुना, तो 6 कॉपर हो गया। ऑक्सीजन 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन एक, एक दूना दो, 2 ऑक्सीजन बराबर हो गया, बैलेंस हो गया। ये बैलेंसिंग खुद से ट्राई करना, कभी इसको याद मत करना कि यह 6 होता है 2 होता है, ये 2 6 होता नहीं, इसको बैलेंस करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। तो समीकरण, रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों करते हैं और करना आवश्यक क्यों है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को ये पालन करता रहे, ठीक है। तो ऑटो रिडक्शन होगा। देखो NCERT में क्या दी हुई है, NCERT में आपको क्या दिया है, यही चीज़ें दी गई हैं, लेकिन वहाँ लिखा नहीं हो क्या हुआ है। NCERT में आपको कन्फ्यूज कर दिया। देखो जैसे कॉपर ऑक्साइड था, गर्म किया, हीट किया, ये बना, ठीक है सही है, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, ये क्यों है नहीं लिख रहा है। अब इसको बच्चे रटेंगे कि ये स्टेप नहीं, आप समझना कि जैसे ये हो गया। अब इसका होता है ऑटो रिडक्शन, चौथा स्टेप क्या होता है, ऑटो रिडक्शन। तो ये आया क्लियर सर। Cu2 यहाँ इसका स्टेट नहीं लिख रहा है, इसमें स्टेट नहीं दिखाया गया आपको, मैं इसे यहाँ दिखाया गैस है, गैस है, ये सॉलिड है, सॉलिड इसमें नहीं दिखाया, ये भी सॉलिड होता है, आपको लिखना चाहिए सॉलिड होता है। यहाँ भी ये आपका सॉलिड था, ये भी आपका सॉलिड था, ये आपका सॉलिड है, ये गैस है। चलो सर अच्छा फील आया, अच्छा फील आया, प्यारे जी को अच्छा फील आया, हाँ सर आया। चलो तो आपके अब मिला लिए, एक थोड़ा मैं कन्फ्यूज हो रहा था, उसको मैं सही कर लिया। चलो अब चौथा स्टेप हो गया आपके पास। अब आते हैं कि आपको धातु मिल चुका है, हाँ मिल चुका, आपको कॉपर मिल गया। आइए अब हम बात करते हैं आपने, अब चलो तांबा आपने कैसे प्राप्त किया, और तांबा से बात करें तो अपने पहले क्या लिया, एक बार रिवाइज कर लेना जल्दी से, आपको याद आ जाए कि आपको एग्जाम में पूछा है कि कॉपर करने तांबा का निष्कर्षण की प्रक्रिया को लिखें, तो आप क्या लिखेंगे, पहले हम लोग पहला पैसे लिखिएगा स्टेप 1, तांबे के एस को क्या था कॉपर ग्लास, उसको कुचलना पिसना, यानी इंग्लिश जब लिखिएगा क्रशिंग ग्राइंडिंग किया गया। दूसरा स्टेप लिखेंगे आप एस को की सांद्रता को बढ़ाते हैं। तीसरा आप करेंगे रोस्टिंग की आपने, तो क्या हुआ, कॉपर सल्फाइड जो सल्फाइड के फॉर्म में था तो ऑक्साइड में बदल गया। फिर ऑक्साइड से क्या हुआ, ऑटो रिडक्शन हुआ, तो वहाँ से आपको प्योर वहाँ से आपको एक मिल रहा है मेटल। अब हम बात करते हैं अपने कम रिएक्शन में आने वाले लेट्स एनालाइज द केस ऑफ मरकरी। मरकरी बोले तो बच्चे जी Hg, हम लोग मरकरी के बारे में बात करते हैं। आइए हम Hg के संदर्भ में विश्लेषण करें। तांबा के बारे में तो हो गया, वही चीज़ है, पहला स्टेप एसओ का सांद्रतन तोड़ना, एसओ का तोड़ना फोड़ना पिसना। दूसरा स्टेप, ये 2 स्टेप तो दोनों में चलेंगे, ये 2 स्टेप तो सब में होगा। तीसरा रोस्टिंग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा किसका, अगर वो सल्फाइड फॉर्म में है तो उसको भर्जन करना पड़ेगा या जारण हम करेंगे। भर्जन जारण कैसे करेंगे, मरकरी गैस क्या होता है, शून्य बार HGS। कैसे लिखना है सर, आपको नोट्स में ऐसे लिखना है HGS, ठीक है। अब थोड़ा बुक पढ़ना है प्यारे जी, तुम मिलो तो एकदम
एकदम तबाही मचा दिए हो, अरे ऐसे लिखना है, ठीक है। हाँ चलो, आपके पास मरकरी था, उसको आपने क्या किया, भर्जन, तो क्या सेम प्रक्रिया, फिर ऑटो रिडक्शन फिर होगा, तो HgO HgS, यहाँ भी दो, आपके एनसीईआरटी में क्या किया है, इसमें दिखाते हैं, चेक कर लेते हैं इसकी, हाँ यहाँ भी किया है, सल्फाइड सॉलिड था, गैस था, ये बना, ठीक है, ये तो समझ में आता है, बैलेंसिंग कर लेना खुद से, आपको आता है बैलेंसिंग, हाँ सर आते हैं, आपने केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन चैप्टर में पढ़ के आया था, हाँ पढ़े थे। अब देखिए ये HgO इनका होगा फिर से ऑटो रिडक्शन, और इसमें से ये बन जाएंगे ऐसा, लेकिन इसमें सर एक लाफड़ा है, उसका जो आपको कॉपर प्राप्त हो रहा था वहाँ पर सॉलिड रूप में, लेकिन मरकरी जो प्राप्त हुआ एल लिक्विड। अब जानते भी हैं कि मरकरी एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलो सर आया मजा, हाँ ठीक है, इतना ही फर्क है। यहाँ पर जी क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, बुक में तो गैस लिखा है HgO हाइड्रोजन ऑक्साइड, चलो HgO ये सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है, हिट किया आपने, फिर ऑटो रिडक्शन हुआ, ऑटो रिडक्शन में क्या है, फिर थोड़ा टेम्परेचर देते हैं, तो जो HgO है और HgS, जो HgO है और ये HgS दोनों मिलके बचा जी, इसका ताप आपने कर दिया तापन, ऑटो रिडक्शन हो गया, ठीक है सर, HgL बन जाएगा। हाँ बुक में आपको डायरेक्ट गलत, आपको एक बार आपको थोड़ा उल्लू बना दिया, देखिए डायरेक्ट आंसर लिख दिया, आपको नहीं समझ में आया, देखिए ये तो आपको यहाँ तो मुझे समझ में आ रहा है, ये तो क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, जो HgO है मरकरी जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड फॉर्म में है, और फिर सल्फाइड फॉर्म में HgS, जी कैसे लिखना है मैं आपको पहले से बार बता रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं लिखना है जैसे नोट्स में है, आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको अपने विचार बदलने पड़ेंगे। HgO, अब ये स्टेट दिखा दीजिएगा, और HgS ऐसे दिखाना आपको बड़े अक्षर में, हिट किए तो ये लिक्विड फॉर्म बदला, SO2 इसमें से बाहर हो गया। अब देखिए SO2 बाहर हुआ, तो अभी भी इसमें SO2, अब इसको क्या करेंगे आप, फिर से इसको बैलेंसिंग करना पड़ेगा, 3H बैलेंस से क्या करते हैं एक बार थोड़ा, 3 मरकरी Hg 2 और ये 3 मरकरी, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है, सल्फर ठीक, बैलेंस है। अब देखिए अब क्या करना आपको, जो ये आपको ये मिला HgO, अब फिर इसका होता है जो आपके पास ये वाला है HgO हाइड्रोजन का मतलब मरकरी ऑक्साइड, इसको अपने ये सॉलिड फॉर्म में है, किसके रूप में है, सॉलिड फॉर्म में, और हिट करेंगे तो इसमें से जो ऑक्सीजन है, क्योंकि शुद्ध नहीं है, अभी जो मरकरी आपको मिला है शुद्ध नहीं मिला, फिर इसका होगा हिट करेंगे तो फिर से क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और इसका ऑक्सीजन जो है बच्चा जी वो गायब हो जाएगा। बुक में ये सब लाइन नहीं लिखी है, डायरेक्ट इसके बाद ये लिख दिया है, बुक में इस स्टेप के बाद डायरेक्ट इसको रटवा दिया है, ये वाला स्टेप खा गया हो, स्टेप उसमें है ही नहीं, कॉपर में है, इसमें उड़ा दिया है, आपको टेंशन नहीं, आपको तो करा दिया गया। अब आपकी मैं देखा आपको, आपने कॉपर और मरकरी में क्या चेक किया, मरकरी में ये वाला स्टेप नहीं था, मरकरी में ये हो रहा था, और उसके बाद ये स्टेप हो रहा था डायरेक्ट, ये वाला स्टेप उसमें नहीं, स्टेप इसमें क्यों आ गया, इससे बच्चे आपका ऑटो रिडक्शन 2 फेज में हो रहा है, कितने फेज में हो रहे हैं, 2, स्वतः ऑटो रिडक्शन की हिंदी अपने क्या पढ़ा था, स्वतः अपचयन, हिंदी से लिखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे थोड़ा नाराज हो जाएंगे, या स्वतः अवकरण, यही था, पिछले स्लाइड में देख लीजिएगा, इसका हिंदी लिख दिया था एक बार, हाँ अवकरण अपचयन। तो ये बच्चे इसमें 2 फेज क्यों होते हैं, इसमें इस कॉपर में क्या था, सिंगल फेज में हो गया था, इसमें 2 चरण हुआ, इसका अवकरण के 2 फेज है। कोई पूछेगा क्यों सर, क्यों, आपके एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, आप थोड़े ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आप नॉलेज के लिए पढ़ते हैं बच्चे जी, रटना तो बिल्कुल नहीं है, साइंस रटने वाली चीज़ नहीं, क्योंकि ये 2 चरण इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कॉपर से बच्चे जी कम रिएक्टिव है, क्योंकि आपने रिएक्शन कैसे याद किया है, कानाकार मांगे अल्टोजन फरारी प्रभु हाय क्यों हजूर, ये उससे भी नीचे आता है, क्योंकि यह कॉपर से भी इवन ये इसलिए हो रहा है कि जब ये कॉपर से कम क्रियाशील है, कॉपर से कम क्रियाशील है, कम रिएक्टिव है, तो इसको नोट्स में से लिख देंगे आप ताकि आपको याद रहे, क्लियर है, चलो सर हमको याद है।
अब हम बात करते हैं यहाँ पर सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाले धातुओं के निष्कर्षण के चरण लिखे। तो आपने जितना चरण पढ़ा ना पाँचों, एक स्लाइड में लिख देना। कैसे लिखेंगे आप? पहला स्टेप वही इसको का कुचलना पिसना, ठीक है, यानी क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। कुछ और वर्ड इधर है, ग्राइंडिंग यही इधर लगा हुआ है। हो सर, ठीक। आप जो पढ़े उसी को लिखा जा रहा है। दूसरा स्टेप सर, एस्को का सांद्रण करना है, लाभ ड्रेसिंग, उसको सजाना, उसमें जो भी कचरे हैं उसको हटाइए, गैंग्स अशुद्धियाँ हटाइए। तीसरा रोस्टिंग या भर्जन तापन कर रहे थे आप। भर्जन आपका एनसीईआरटी में दिया है वर्ड, इसको याद रखेंगे। ये तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं, ठीक है। स्टेप 4 ऑटो रिडक्शन हो रहा था, धातु का शुद्धिकरण, और ऑटो रिडक्शन में जाकर आपको मेटल मिल जा रहा था। पाँचों में आप कर देंगे उसका प्योरीफिकेशन। अब जो मतलब आपको यहाँ पर मरकरी मिल गया था, वहाँ पर कॉपर मिल गया था, उसका आपको शुद्धिकरण और प्योरीफाई करना पड़ेगा, कर दिए, हो गया। लेकिन अब बात करेंगे हम लोग बच्चा जी सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाले उसका निष्कर्षण कैसे करेंगे। आपने तो लो वाला कर लिया, लो वाले का तो कर लिया 5 पेज में। अब हम लोग का टॉपिक शुरू हो गया नया। अब जो मध्य में आ रहा था, मध्य में स्थित थे, जो बीच में जाते हैं, न जो हाई पूरा है ना ही पूरा कम है, बीच में है, जैसे जस्ता, आयरन, लेड। अब क्रियाशीलता श्रेणी में अपने ऑक्साइड से सल्फाइड कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। ये दोनों रूप पाए जाते हैं, अपने ऑक्साइड के रूप में या कार्बोनेट के रूप में, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। आप ये बताओ जल्दी से, आज हमने पढ़ा है कि ऑक्साइड के रूप से या सल्फाइड के रूप से, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में होगा या ऑक्साइड के रूप में होगा, दोनों में से किस सिचुएशन में आपको मेटल प्राप्त करना आसान होता है, किस में? तो आप कहेंगे सर जी ऑक्साइड के फॉर्म में। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। ये वाला वर्ड अभी छोड़ दीजिए। चलो आते हैं, आगे बढ़ें। इसको नोट किया? हाँ सर। आप क्या पढ़ रहे हो? आप मध्य में स्थित वाले का पढ़ रहे हैं। सर वो बुक बता दीजिए, बुक बता दीजिए। हाँ चलो, बुक में तो जरूरी है, तुम सब जानते हो, आपको एनसीईआरटी कवर कराई जाती है। चलो ये कवर हो गया। अब इसको आप पढ़ने जा रहे हैं, तो प्यारे वाले चीज़ मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग कृपया करके अपने नोट्स को एक बार जरूर पढ़ेंगे, एक बार अपने एनसीईआरटी को रीड भी जरूर करेंगे। हम लोग इसको कवर करने जा रहे हैं, इसी को लास्ट करेंगे आज। और इस वीडियो में इतना ही करके एक लेक्चर और लाएंगे। तो आपके शायद मैं देख लेता हूँ नोट्स क्या है। कितना है अभी, तो भाई थोड़ा है, बुक से ही मालूम चल जाएगा। हाँ अभी तो आएगा जी, देखते हैं, 1 या 2 लेक्चर आना पड़ जाएगा इसमें। चलो अब क्या पढ़ते हैं आप लोग? आप पढ़ रहे हैं प्यारे जी, जो भी धातु हैं आपके मध्य श्रेणी में आते हैं, इसका निष्कर्षण कैसे करेंगे? तो भाई जो लो वाले थे, जो मध्य हैं, ये तो प्रक्रिया दोनों में चलेगा। स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों में फॉलो होगा। वही उसको कुचलना, पिसना, पाउडर बनाना और उसका सांद्रण कर देना, ये तो दोनों में चलेगा, ठीक है। चलो अब आपसे मैं कुछ बात समझा रहा हूँ। जो भी सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में, देखिए प्यारी जी, हमें एक बात समझाया जा रहा है कि जब भी, ये आपको स्टेप 3 नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, आपको स्टेप क्या पढ़ाया गया? आपको स्टेप पढ़ाया गया 1, 2 दोनों में होगा। लेकिन आप कुछ बात सीख लेते हो जो एनसीईआरटी में दिया है, भर्जन जारण। देखिए सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है, बहुत ईजी होता है। इसलिए अपचयन यानी रिडक्शन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। ये बहुत ज़रूरी होता है। अब ज़रूरी होता है तो आपको एक नोट्स पढ़ाया गया, आपके एनसीईआरटी में लिखा गया था सर, इसको आप नोट करते चलेंगे। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके भर्जन का परिभाषा आपको फिर से लिखवा देता हूँ। सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करने पर, लेकिन कितना, उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे, अत्यधिक गर्म करने पर उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग बच्चा जी, सॉरी यहाँ पर था, ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग बच्चे भर्जन कहते हैं या जारण कहते हैं या रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन कार्बोनेट एस को सीमित वायु में, देखो सल्फाइड एस से आप ऑक्साइड में बदलेंगे तो ये भर्जन हो गया, लेकिन कार्बोनेट एस को सीमित मात्रा में आप गर्म करेंगे तो ये क्या है? निस्तापन कहलाएगा। निस्तापन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे जी हम बोलते हैं कैल्सिलेशन। मेरे कहाँ चला ये सब कुछ, थोड़ा आपको ये दिखाना, तुम सब छपिए लेगा, इसको मिटा रहे हैं। चलो
तो आपको आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है वो कभी कभी एग्जाम में कि भर्जन और जारन में अंतर भर्जन और निस्तापन में अंतर बताएं। भर्जन और निस्तापन में अंतर बताएं। क्लास 12 में पढ़ोगे। क्या सर याद रखोगे बच्चे? हाँ सर बच्चे, हम सर याद रखेंगे। तो ये इसको कैल्सिनेशन बोलते हैं, कैल्सिनेशन। और इसको क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या है? सल्फाइड गैस को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो, और कार्बोनेट गैस को सीमित आयु में, इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं देना है, एक लिमिट होगा ऑक्सीजन का, उतना ही देना है, उससे अधिक नहीं देना है। अधिक दोगे तो फिर से वो क्या कहलाएगा? वो भर्जन कहलाएगा। नाम है निस्तापन, उसमें न उसमें कम होगा। तो इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भाई भर्जन और जारन में अंतर बताएं, भर्जन और निस्तापन में अंतर बताएं, डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिलेशन। तो इसको आप लिख लें। इसके बाद मैं आपको कुछ इसके ये दिखा देता हूँ। देखो, सल्फाइड गैस के लिए उपयोग होता है भर्जन। निस्तापन कार्बोनेट गैस के लिए होता है। ईजी है सर जी, बहुत आसान है। सल्फाइड गैस को धातु को गलनांक के नीचे किया जाता है। हाँ सर, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और धातु गलनांक से नीचे हवा की अनुपस्थिति में, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी इसमें सीमित मात्रा होती है। धातु सल्फाइड ऑक्सीजन, धातु प्लस ऑक्सीजन हिट करने पर, धातु प्लस ऑक्सीजन हिट करने पर तीर का निशान है, धातु ऑक्साइड प्लस SO2 बनता है। धातु कार्बोनेट को हिट करने पर धातु ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बनती है। हो गया नोट? इसमें एकदम आराम से, एकदम एक बार लिखते ही आपको याद हो जाएगा। चौथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ओहो सर, भर्जन में SO2 निकलता है और निस्तापन में CO2 निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व, इसमें CO2 गैस निकलती है। कौन सा गैस? CO2। और इसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। हो गया? चलो, ये दोनों गैस निकलते हैं तो गैस के लिए हम G सिंबल इस्तेमाल करेंगे। चलो अब यहाँ से अपने परासरी सल्फाइड गैस, ये ऑक्साइड गैस, सर इनको तो बता दीजिए ना, आप उसमें आप क्लियर नहीं किए थे। तो देखो, मैं फिर से इसको लाया हूँ। आपके जो भी एस्क हैं, देखो एस्क टाइप लिख दिया हूँ। ऑक्साइड वाले कौन होते हैं? ऑक्साइड में होता है हेमाटाइट। ये देखो, ये तीनों, दोनों सर कितने? 3 हैं। एक है आपका हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट। ये ऑक्साइड के रूप में होते हैं। किसके फॉर्म में होते हैं? ऑक्साइड वाले एस्क हैं। किसके हैं भाई? हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। देखो, लोहा का 2 है, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट 2 है। एक F होता है, एक ये होता है। इससे पकड़ लेना, ये लोहा का है, आयरन का है, आयरन का है। ये देखिए, बॉक्साइट जो होता है ये भी ऑक्साइड के रूप में होता है, एल्युमिनियम का होता है। कार्बोनेट के रूप में ये पाया जाता है। इसी को क्या बोल रहे थे? निस्तापन। कार्बोनेट इसको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करने पर निस्तापन कहलाता है। तो कार्बोनेट में कौन कौन पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट इंटू मैग्नीशियम कार्बोनेट, और ये जिंक कार्बोनेट। तो इसको बोलते हैं कैलेमाइन। ये किसका फार्मूला है? कैलेमाइन। किसका एस्क है? जस्ता का। और इसको बोलते हैं डोलामाइट। डोलामाइट किसका एस्क है? मैग्नीशियम का। इसको छोटी चुना पड़ता है। इसमें ऐसे देखो, इसको हम लोग कोई एस्क नहीं बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत कुछ मिश्रण होता है इसमें, इसीलिए क्लियर नहीं है। सिर्फ चूना पत्थर का बता देंगे आप, कार्बोनेट के रूप में होता है। ठीक है। सल्फेट के फॉर्म में कौन पाया जाता है? तो पाया जाता है आपको मैग्नीशियम सल्फेट इंटू 7H2O, जिसको हम बोलते हैं क्या है? सेंधा नमक। ठीक है। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम का एस्क है। जिप्सम किसका एस्क है? तो कैल्शियम का है। किसका है? कैल्शियम का है। CSO4 इंटू 2H2। अपने जिप्सम पेरिस प्लास्टर अपने क्लास चैप्टर नंबर 2 में पढ़ के आए हैं आप। सल्फाइड के रूप में कौन पाया जाता है? सल्फाइड के रूप में पाया जाता है गैलेना, PbS। जिंक बैलेंस जो किसका एस्क है? जस्ता का। और आयरन पायराइट ये पाए जाते हैं, ये सल्फाइड के फॉर्म पाए जाते हैं। FeS2 है लोहा का एस्क भी। देखो, लोहा का एस्क हमने 3 पढ़ लिया। लोहा का एस्क 3 पर अपने हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और आयरन पायराइट। ठीक है। वो दोनों थे जो ऊपर वाले, वो पाए थे किसके फॉर्म में थे? तो D हो गया। 2 और लिख लीजिए। एक है आपको पायरुलोसाइट। ये किसका एस्क होता है बच्चे? ये भी मैग्नीज का एस्क होता है। और एक होता है एस्कोलाइट। ये किसका एस्क होता है बच्चे जी? ये क्रोमियम का होता है। हो गया? थोड़ा याद करना, इसका टेबल तो बनिए गया ना, आपका टेबल बन गया, इसको याद रखिएगा। चलो अब चलते हैं सर, मध्यम में आने वाले को हम कैसे करेंगे इसका निष्कर्षण। तो देखें, तो पहले हम लोग एक धातु लेते हैं, मेटल जिंक।
ये पॉइंट शुरू हो गया आपके यहाँ से। देखो जो मैं बोल रहा हूँ कि वो रिवाइज नोट्स में रहे, देखो इतना तो पिछले साल पढ़ा गया था, अभी जो मैं अलग से दिखाया हूँ कहीं ना कहीं आपका रिवाइज नोट्स में रहे। बच्चे इसी नोट्स को पढ़ के पिछले साल बच्चों ने 90+ नंबर किए हैं, 90 नंबर आराम से किए हैं, जबकि उनको थोड़ा लेट सिलेबस खत्म हुआ था। आपका तो सिलेबस इस बार ऑन टाइम चल रहा है, दिखते हैं मुझे तो लगता है कि दिसंबर तक हम लोग आराम से निपटा लेंगे और 1 महीना तो धुआं छोड़ा देना है। चलो जिंक के केस में आते हैं, जिंक के संदर्भ में आते हैं बच्चे जी। तो जिंक के संदर्भ में हम विश्लेषण करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा बच्चे जी, चलो करते हैं। तो पहला स्टेप वही याद है ना आपको, मैं 1 2 लिख दिया हूँ, इसका मतलब भाई बार बार नहीं लिखूंगा। पहला स्टेप अब तुम बताओ क्या है, पहला स्टेप आप समझिए जल्दी से। तो पहला स्टेप सर कुचलना, पीसना, पाउडर बनाना। दूसरा में क्या है सर जी, दूसरा स्टेप में वही था सांद्रण करना इसका। और तीसरा स्टेप शुरू करता हूँ, डायरेक्ट तीसरा से करेंगे यानी रोस्टिंग। चलो भर्जन करते हैं इसका। मैं 1 और 2 लिख दिया हूँ, इसका मतलब आपके दिमाग में छप गया होगा कि ऐस का सांद्रण करने में पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है। चलो क्लियर है, हाँ सर। तो रोस्टिंग जब करोगे आप, भर्जन करोगे, जिंक गैस क्या होता है, ZnS, जिंक बैलेंस, इसको क्या बोलते हैं, जिंक बैलेंस। इसको आप गर्म करोगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये सब बैलेंस बाद में सीखेंगे, पहले गर्म करते हैं। ये आपके पास ZnS है, सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपने इसको हीट किया, आपने इसका क्या किया, हीट किया। सल्फाइड गैस के आप इसको गर्म कर रहे हो, तो सल्फाइड गैस को गर्म करने को हम क्या बोलते हैं, भर्जन। ठीक है सर, हाँ। इससे क्या हो जाएगा बच्चा जी, आपको जिंक ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड के फॉर्म में आगे आसान हो गया। फिर यहाँ भी स्वतः रिडक्शन नहीं होगा। क्यों सर, इसमें क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा था, देखो यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ अतः यहाँ अपचयन कराने के लिए, यहाँ स्वतः अपचयन नहीं होगा, यहाँ अपचयन कराने के लिए कुछ अपचायक चाहिए, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। इसको आप थोड़ा सुधारेंगे, यहाँ पर लिखेंगे उपचायक, अपचायक नहीं लिखेंगे। कुछ आपको, ये सही है, इंग्लिश वर्ड सही है, आपको चाहिए कुछ रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, यानी आपको चाहिए कुछ उपचायक पदार्थ। चलो आपको क्या चाहिए बच्चे, वहाँ तो एल्युमिनियम कॉपर में और मरकरी में तो ऑटोमेटिक हो जा रहा था, आपको कुछ देना नहीं पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर आपको कुछ अलग से देने पड़ेंगे, क्योंकि भाई ये लोग ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, ये सॉरी, इनका ऑटोमेटिक वहाँ से ऑक्सीकरण नहीं होगा, रिडक्शन इनका नहीं होगा, अवकरण नहीं, अपचयन नहीं होगा इनका अपचयन कराने के लिए कुछ आपको उपचायक चाहिए, उपचायक पदार्थ, यानी कुछ रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो चलिए कुछ हम लोग यहाँ पर फिर लिखते हैं, लेट्स एनालाइज द केस ऑफ जिंक। हम लोग जिंक के बारे में कुछ केस संदर्भ करते हैं। तो मेरे पास उनका क्या है, एक ये हो गया था ना, नोट्स हो गया था ना बच्चा जी, हाँ सर, यहाँ तक तो क्लियर है। लेट्स एनालाइज द केस ऑफ जिंक। चलो जिंक के मामले में हम विश्लेषण करते हैं। एनालाइज मतलब होता है उसके बारे में समझना, सोचना, विश्लेषण करना। मेरे पास एस के जिंक का एक है बच्चा जी, कैलेमाइन है, ZnCO3। इसका हम करेंगे बच्चा जी यहाँ पर निस्तापन। क्या करेंगे, निस्तापन। क्योंकि क्यों निस्तापन सर, अरे कार्बोनेट के रूप में है, अभी तो आपको पढ़ाया गया था। सल्फाइड के रूप में होता तो हम उसका भर्जन करते हैं, और कार्बोनेट के फॉर्म में है तो यहाँ पर कैल्सिनेशन करना पड़ेगा, निस्तापन करना पड़ेगा। तो जिंक कार्बोनेट हीट किया गया, ये हीट किया है, यहाँ पर कैल्सिनेशन हो रहा है, यहाँ पर भर्जन नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका ये क्या हो रहा है, निस्तापन हो रहा है। तो जिंक ऑक्साइड और बन गया। ठीक है, कहते यहाँ भी स्वतः अपचयन नहीं होगा, स्वतः अवकरण नहीं होगा। यहाँ भी इसको अवकरण भी बोलते हैं, दो भाषा, इसके दो नाम है रिडक्शन का। यहाँ भी रिडक्शन नहीं होगा, यहाँ भी रिडक्शन नहीं होंगे प्यारे जी। तो क्या करना है सर, देखो भर्जन या निस्तापन को बाद में हम के बाद हमें ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब आगे क्या होगा, आपको यहाँ से प्राप्त होगा। आपने इसको देखो, आपने भर्जन यहाँ पर क्या किया, इसका भर्जन कर दिया या निस्तापन कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, ऑक्साइड मिल गया। अब क्या करना है, इस प्रश्न का आंसर सोचिए जल्दी से, आपके दिमाग में क्या आता है, सोचो, कुछ भी, पैसा नहीं लग रहा है बच्चे, सोच लें, क्योंकि हम लोग फील्ड के साथ पढ़ने वाले हैं। क्या होगा इसके बाद, आपने भर्जन कर दिया, निस्तापन कर दिया, उससे आपको धातु का मेटल ऑक्साइड प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, मेटल ऑक्साइड। परीक्षा में बच्चे थोड़ा बीच बीच में आपको इंग्लिश तो डालना ही डालना है। आपको प्राप्त हो गया मेटल ऑक्साइड, आप थोड़ा अच्छे दिखोगे। इनके साइड में थोड़ा इंग्लिश में लिख देना, मेटल ऑक्साइड मिल गया। अब क्या करना है, जल्दी सोचो सर, क्या करना है, मुझे कुछ उपचायक मिलाना पड़ेगा। अब सर उपचायक क्या होंगे, तो चलो जैसे कुछ वहाँ पर जरूरत पड़ेगा, तो देखो उसके क्या होगा, उसके क्या होगा मैं बता रहा हूँ। केस जो अपने टॉपिक लिखा है उसी यहाँ पर तीर के निशान नीचे दीजिएगा ऐसे।
आपको चाहिए रिड्यूसिंग, मेरे पास पेज भट गया था इसलिए मैं दूसरे पेज में आ गया हूँ, आप उसी पेज में होंगे तो ऐसा कीजिएगा। आपको कुछ रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड ऑफ टू मेटल, यानी धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन, ठीक है। तो उसके लिए करना पड़े आपको रिड्यूसिंग एजेंट लाइक, आपको उसमें चाहिए कुछ उपचायक पदार्थ। क्या चाहिए आपको? चाहिए सर जी कुछ उपचायक पदार्थ। और उपचायक पदार्थ में क्या होंगे? जैसे लाइक मतलब जैसे कार्बन यानी सी, एल्युमिनियम Al, आपको यह सोडियम एक्स्ट्रा इत्यादि, ये सब चाहिए। यहाँ कुछ आपको मिलाना पड़ेगा क्योंकि ऑक्साइड तो प्राप्त कर लिए। अब देखें कार्बन, एल्युमिनियम इत्यादि जैसे कम वाले एजेंटों का प्रयोग किया जाता है। एजेंट क्या है? ये लोग कैसे एजेंट है? ये उपचायक है। क्या है? कम वाले जैसे इत्यादि, जैसे कम करने वाले एजेंटों, क्या कम कर रहा है? कार्बन, एल्युमिनियम इत्यादि जैसे चलो यहाँ पर लिखा है कार्बन, एल्युमिनियम इत्यादि जैसे कम करने वाले एजेंटों का उपयोग होता है। एजेंट कैसे, ये कैसे एजेंट होंगे बच्चे? ये उपचायक होंगे, इनका हम ये इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो कम करने मतलब कम करने का अर्थ क्या होता है? उपचायक, रिडक्शन, क्या बोलते हैं इसको? रिडक्शन, कम करना, उसको कम कर देगा वो। अवकरण का मतलब उसमें से कुछ घटाएगा, ऑक्सीजन हरास करेगा, कुछ ना कुछ उसमें से हरासमेंट होगा, इसी को हम लोग उपचायक अवकरण बोलते हैं। अवकरण करेगा, जो अवकरण करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं? उपचायक बोलते हैं। उपचायक, ये ऐसे उपचायक एजेंट का हम इस्तेमाल करेंगे। क्या क्या हो सकता है? कार्बन हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है। चलो अब देखें, लेकिन हम कार्बन द्वारा ही क्यों करेंगे? कार्बन द्वारा ऑक्साइड का अपचयन हम लोग कार्बन का ही चुनेंगे, इसमें एल्युमिनियम को नहीं चुनेंगे। क्यों? इसका मैं रीजन बता रहे हैं आपको। स्मेल्टिंग मतलब होता है बच्चे, देखिए अब जैसे आपने क्या लिया, आपके पास क्या है बच्चे, थोड़ा इसको समझिएगा प्रेम से, आराम समझिएगा, थोड़ा इसमें आपको कंसेप्ट आने वाला है। आपके पास जिंक ऑक्साइड तो मिल गया था, आपने इसे कार्बोनेट गैस के निस्तापन किया, जारन किया तो मिल गया ऑक्साइड फॉर्म में। आपने थोड़ा सा उसमें कुछ उपचायक मिलाया, कार्बन हीट किया आपने, तो आपसे क्या होगा? ये उपचायक क्या करता है? उपचायक क्या करते हैं? उपचायक क्या होता है? आप जाकर पढ़ के आइएगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये Zn है, ये कार्बन, ये देखो इसमें क्या करेगा, कार्बन क्या करेगा बच्चे? ये कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन ले लेगा, तो इसमें से ऑक्सीजन, कार्बन क्या करेगा? इसका ऑक्सीजन ले लेगा। देखो तो कार्बन क्या किया? ऑक्सीजन में कार्बन CO बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ना, CO2 बनेगा शायद, मेरे ख्याल से CO2 होने, ठीक है। CO गैस यानी कार्बन बना लिया, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, ये कार्बन में ऑक्सीजन इसका ले लेगा। तो इन काम है, उपचायक लोग काम में होता है, उपचायक लोग काम में होता है बच्चे जी, ऑक्सीजन को ऐड कर लेते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, खुद ऑक्सीकृत हो जाते हैं। दूसरे का सर ये कहाँ से पढ़ा रहे हैं सर, नहीं समझ में आ रहा है। देखो आएगा थोड़ा सा। आप अगर चैप्टर नंबर यहाँ जाएंगे आप, तो आप क्या पढ़ रहे हैं बच्चे जी? आप पढ़ रहे हैं ये रिडक्शन के बारे में, आप लोग कुछ रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे? ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड हाइड्रोजन तथा ये तो रिडॉक्स हो रहा था, रिडक्शन इसके पहले होगा। आज मैं पूरा आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि बच्चे अब थोड़ा रिलेट करें। ये आर्ट्स नहीं है, इसको जब तक पिछले चैप्टर आपको क्लियर नहीं है तो इधर आपको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, और मैं नहीं चाहता कि प्यारे बच्चों को ऐसा मेरे साथ फील हो जाए। देखिए आप क्या कर रहे हैं बच्चे, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो अपने पास जो ऑक्सीजन देगा या हाइड्रोजन ग्रहण करेगा, तो ये तो बच्चे क्या होता है? ये तो ऑक्सीजन यहाँ अपचायक एजेंट होते हैं, उपचायक नहीं, अपचायक होना चाहिए, और ये उपचायक होंगे। देखिए यहाँ था उपचायक, थोड़ा गलती लिखा गया बच्चे शुरू में नोट्स में ही, इसको रिवाइज, चलो रिवीजन बैच में तो सुधार देंगे इसको हम। रिड्यूसिंग एजेंट यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा उपचायक, ये सही लिखे हम, अवकारक एजेंट हुए। लेकिन देखिए थोड़ा सा ऐसा क्यों होता है बच्चे जी? क्योंकि हम लोग थोड़ा इंग्लिश मीडियम का नोट्स देखें, अब ये कितना इंग्लिश में है, इसको हिंदी करना कहीं हम लोग हिंदी माध्यम के हैं छात्र, देखिए पाइए उसको थोड़ा हम लोग हिंदी करते हैं, हिंदी करने में समस्या। देखो इंग्लिश हिंदी में तो हम आ गया, सही है। देखो रिड्यूसिंग एजेंट, इसका हिंदी क्या होता है जी? अपचायी कर्मक या अपचायक,
ठीक है, तो अपचायक सही लिखा था बच्चा जी, सही लिखा गया है, गलती नहीं, आपके नोट सही है। अपचायक यहाँ जो नए वाले में सुधार पड़ेगा, और इसको उपचायक बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग यहाँ पर आपको चाहिए अपचायक एजेंट, तो मैं कहाँ कहाँ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया हूँ वहाँ पर थोड़ा सुधारना पड़ेगा नए नोट्स में। ठीक तो है, ये लिख दिया हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट अपचायक, ठीक है, इसमें तो सही लिख दिया हूँ। ऊपर थोड़ा सा मिस्टेक किया हम लोग, यह सही है उपचायक, हम लोग यहाँ मिस्टेक किए हैं। मैं कहाँ लिखा हूँ, तो इसको मैं सुधार लेता हूँ क्योंकि जस्ट की बात है, अभी तो हम लोग इसका क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर यहाँ भी सोचता अपचयन नहीं होगा, अपचयन नहीं होगा, ये हमको चाहिए, यहाँ था शायद, यहाँ पर अपचायक कर लीजिए इसको। आपको कुछ रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, अपचायक पदार्थ चाहिए, और कहीं अब एक बार और ऐड किया हूँ, ये तो यहाँ तो वही है, और एक बार हम लोग कहीं ऐड किए यूज किए ना इसको, हाँ यहाँ पर इसको भी सुधार लीजिएगा। आपका अपचायक ये नोट्स में सही लिखा गया था, पहले से ही सही था, ये अपचायक उपचायक थोड़ा कन्फ्यूज करता है, यह है, ये सही है, क्लियर है। चलो यहाँ पर अपचायक ही कर लीजिएगा, जो आपने वो लिखा था ना वो उपचायक इसको बना दीजिएगा कि काम हो जाएगा। इंग्लिश सही है बच्चे, रिड्यूसिंग एजेंट, इसीलिए परीक्षा में तो इंग्लिश याद रखना, हिंदी थोड़ा हम इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कभी कभी ज़्यादा, इसीलिए मैं इंग्लिश यूज करता हूँ। इंग्लिश में हमको दिक्कत नहीं होता, इंग्लिश में जानता हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट, और हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूज कर लेते कभी कभी। चलो आपको नहीं करेगा, इस पर हम काम कर रहे हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं, बहुत सतर्क से काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपको चाहिए कुछ रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, अपचायक पदार्थ चाहिए, ठीक है सर, हाँ क्लियर है, अब क्लियर है, अब क्लियर है। तो सर ये थोड़ा मैं आपको नोट्स में क्यों लाया था, ये क्या है अपचायक पदार्थ, अपचायक किसे कहते हैं। तो आपने क्या पढ़ा था, जो दूसरों को अपचयित कर देगा, जो दूसरों को अपचयित करता है और स्वयं अक्सीकृत होता है। और अपचयित करने का मतलब क्या होता है, अपचयित करने का मतलब ऑक्सीकरण, क्या करता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकृत होता है ना, खुद ऑक्सीजन ले लेगा, खुद ऑक्सीजन ले लेगा। तो इसको देखो क्या है, हाइड्रोजन देता है, हाइड्रोजन देगा या ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगा। सर मिलाते हैं सर, कोई कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं। चलो आओ प्यारे जी, आओ प्यारे जी, आपने एक अपचायक मिलाया, आपने एक रिड्यूसिंग एजेंट मिलाया, उसने ऑक्सीजन को ले लिया, हो सर जी सही बोले थे आप, ऑक्सीजन को ले लिया, ऑक्सीजन को लेगा या हाइड्रोजन दे देगा, उसे बोलते हैं अपचायक। क्या बोलते हैं, अपचायक पदार्थ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर क्या, सॉरी इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का तो ऐड हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन का तो ऐड हुआ, तो इसको बोलते हैं बच्चा जी ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कौन कराता है, जिसका होता है, देखो ऊपर, देखो ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ देखें, यहाँ क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन था, यहाँ जेडन से ऑक्सीजन गायब हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा जी, इसको मैं यहाँ लिखा हूँ, ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा जी, ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन का बोले तो अपचयन, क्या हो रहा है यहाँ पर अपचयन, इसको अपचयन कर लीजिएगा, हाँ अपचयन, ठीक है, रिडक्शन मतलब अपचयन होता है, ठीक है, रिडक्शन मतलब अपचयन होता है। अब कितना प्यारा कॉन्सेप्ट मिल गया था आपको सर चैप्टर 1 में, हाँ सर मिल गया था, रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन हुआ है तो बच्चा जी अब देखिए, रिडक्शन जो होता है ये करवाते कौन है, तो इसको मैं थोड़ा नीचे लिख भी दिया हूँ। तो स्टेप 4 में आइए, स्टेप 3 में क्या किया अपने जिंक ऑक्साइड में ऑक्साइड का फॉर्म लिया। अब चौथे स्टेप में क्या कर रहे थे, अब चौथे स्टेप में आप कर रहे हैं बच्चा जी, चौथे स्टेप में आपने ये काम किया, तो यहाँ पर 2 काम हो रहा है, यहाँ पर इसका जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है इसका, और इसका क्या हो रहा है बच्चे, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस प्रक्रिया को मैं नीचे लिख दिया हूँ, थोड़ा इसको याद रखेंगे स्टाइल लगा के, जिसका होता है रिडक्शन उसको बोलते हैं अवचरण, यानी जिसका होता है अवकरण या अपचयन, जिसका होता है रिडक्शन, यानी इसका हिंदी लिख दिया हूँ, अवकरण या अपचयन होता है, वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी उपचायक पदार्थ होता है। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, सॉरी किसका रिडक्शन हुआ है, देखो रिडक्शन इसका हुआ है, जिंक का हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है, इसमें ऑक्सीजन गायब हुआ है, तो ये जिंक ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ लिख दिया हूँ, यानी इसमें जेडेनो क्या है आपका, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सर रिड्यूसिंग एजेंट कौन कहलाएगा, तो देखो ध्यान से, ऑक्सीजन का
इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन, जिसका होगा ऑक्सीडेशन, यानी जो ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, हाइड्रोजन देगा, जिसका होगा, तो यहाँ पर कार्बन CO, कार्बन के, इसमें कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन यहाँ पर क्या है बच्चे, ये अपचायी पदार्थ है, कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बच्चे जी, ये कहलाएगा अपना रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। अब एक बार फिर से दिखाता हूँ, आप इसको अच्छे से नोट्स बना लें। हाँ, रिवाइज नोट्स है, थोड़ा थोड़ा शुद्धिकरण किया गया, पहली बार इंग्लिश से बनाया, थोड़ा थोड़ा तकलीफ हुआ था हम लोग को, इस बार हम लोग अब अच्छे इसमें आ गए हैं, इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से शुरू करेंगे, आप डरना नहीं है, हो गया। तो अपचायक पदार्थ कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, उससे आप अपचायी कर्मक भी बोलते हैं, ठीक है सर। 2 नाम याद रखिए, हिंदी वाला थोड़ा याद रखिएगा, इंग्लिश तो आपको पता ही हो गया कि रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक पदार्थ, हो गया। जैसे यहाँ पर किसका हो रहा था ऑप्शन, यहाँ पर कार्बन का हो रहा था, वहाँ पर जिंक ऑक्साइड का हो रहा था। और क्या है आज के, अभी कंटेंट मिला लेता हूँ, और है तो इसको और आगे PDF से ही मालूम चलेगा हमको। हाँ चलो, अब एक्स्ट्रा नॉलेज आप ले लीजिए। कुछ बच्चे बोले सर हम यहाँ पर एल्युमिनियम क्यों नहीं मिलाते हैं, यहाँ पर कार्बन नहीं क्यों मिलाए थे। अब देखो, वैसे हेमाटाइट आता है, हेमाटाइट यानी लोहा, किसका इसका, लोहा का। हेमाटाइट किसका, इसका आयरन का है, लोहा का है, आपने इसमें कार्बन मिलाया, इसमें रोस्टिंग और कैल्सिलेशन नहीं होगा, इसमें तापन जारण नहीं करना है, डायरेक्ट हेमाटाइट लिए, कार्बन लिए आपने, दो तो कम हुआ होगा, इसमें भी क्या क्या हुआ होगा, देखो इसमें होगा क्रिशिंग ग्राइंडिंग सब में होता है। उसके बाद क्या था अपना कंसंट्रेशन, सांद्रता हो गया आपका। तीसरा काम था बच्चे जिसका, तीसरा काम हो रहा था रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, भर्जन आप कर रहे थे आप, लेकिन हेमाटाइट में, लोहा में भर्जन नहीं करना पड़ता। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें रोस्टिंग कैल्सिनेशन नहीं होता, इसको हम थोड़ा आगे और पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसका ऑक्सीजन ऐसे ही ऑटोमेटिक, कार्बन क्या करेगा, कार्बन देखो इसी का किया, आयरन ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा, अब सिर्फ अपचायक मिला दीजिए, अपचायक मिला देंगे तो कार्बन ऑक्सीजन से तुरंत अभिक्रिया कर लेगा, तो बना लिया, सिर्फ आपका आयरन मिल गया यहाँ पर, तुरंत डायरेक्ट आपका आयरन मिल जाएगा। तो इसमें वो नहीं करना पड़ता है, आयरन के समय नहीं करना पड़ता है। एक्स्ट्रा थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे आपका ये था जिंक ऑक्साइड वाला, ZNO और कार्बन, ये Zn + CO2 बनता है। ये देखिए, ये यहाँ डायरेक्ट दिया था, ये से क्या था, ZNO + कार्बन ऐसे, लेकिन इसमें आप अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिला देंगे डायरेक्ट, को फर्दर एज रिड्यूसिंग एजेंट, अगर यहाँ पर जिस ZNO है, यहाँ पर आपको रिड्यूसिंग एजेंट में सिर्फ आप इसको मिला देंगे ना, कार्बन मोनोऑक्साइड को, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ ये मैं साइड में लिखता हूँ, CO मतलब, इसका मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम होता है कार्बन मोनो, बहुत जहरीली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। एक्स्ट्रा बता दिया हूँ कि अगर सिर्फ ZNO में आप कार्बन नहीं, उसके ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिला देते हैं, तो आपका जिंक ऐसे आसानी से प्राप्त हो जाएगा। चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं, जितना आपने पढ़ा इस पर कुछ सवाल बनेगा आपका। चलो, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मध्य में आने वाली धातुएं की प्रकृति में किस प्रकार मौजूद होती हैं। द मेटल्स विथ मीडियम रिएक्टिविटी वाले प्रेजेंट्स आर नेचराइज, नेचर में कैसे प्राप्त होते हैं, ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, इनमें सभी। तो आप तो यहाँ फटफट करोगे सर इनमें सभी, क्योंकि आपको आंसर पहले से टिक कर दिया गया है, लेकिन आपको इसको भूल के तब सोचना है बारे में। चलो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि अभिक्रिया की पहचान करें, अभिक्रिया की पहचान करिए, क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि ZNO, ठीक, और यहाँ पर ZN बन गया, A लिखा गया है, C कार्बन से CO बन गया, B, A और B क्या है, A और B क्या है, तो A कह रहा है A ऑक्सीडाइजिंग, A का कह रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और B क्या रिडक्शन हो रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है B में, B वाला ऑप्शन कह रहा है कि A का रिडक्शन हो रहा है, A का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन गायब हो रहा है, और B का ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ ये तो सही है, अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपने सर, इसको भी रिविजन करा दिए, हाँ सर करा दिए। चलो, और क्या इसके क्या है देख लेते हैं नोट्स एक बार आपका। चलो, है अभी थोड़ा सा है, अभी थर्मिट तक जाना है आपको। चलो, अब आते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल्स बाय एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम द्वारा धातु ऑक्साइड का अपचयन, आपने कार्बन तो मिला कर लिया,
औपचारिक पदार्थ में क्या थे, रिड्यूसिंग एजेंट में क्या था, कार्बन था, एल्युमिनियम था। अब एल्युमिनियम से करते हैं, देखो तो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा रहा है। जेडन से ऊपर, सर जेडन ये ऊपर नीचे क्या कह रहे हैं सर, अरे जेडन बोले तो ये वाला, ये रिएक्टिविटी सीरीज की बात हो रही है और आपको आता है सब, ये आपने इसको याद किया है। कहा था देखो जेडन से ऊपर, जेडन से ऊपर जितने ये वाले, ये सीरीज की हम बात कर रहे हैं। कह रहा कि जेडन से ऊपर अभिक्रियाशील श्रेणी धातु कार्बन द्वारा रिडक्शन नहीं हो सकता है, तो वहाँ पर हम लोग यानी कार्बन बोलते कोयला के द्वारा नहीं हो सकता है, तो कोयला के अलावा विस्थापन अभिक्रिया नहीं का उपयोग कर सकते हैं। और देखो कह रहा है कि जेडन से ऊपर जितने अभिक्रियाशील धातु हैं उसका रिएक्शन अवकरण जो होता है अपचयन या अवकरण नहीं हो सकता है, किसके द्वारा बच्चे जी, उनका जेडन से ऊपर धातु का कार्बन द्वारा रिएक्शन नहीं हो सकता है, तो वहाँ इसलिए कार्बन कोयला के अलावा हम उसके अलावा विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग कर सकते हैं, वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया अपनाएंगे। तो कार्बन के भाई तो जिंक को ये लोग कौन हटाएगा, इनसे जो अधिक अभिक्रियाशील होगा। जैसे यहाँ पर मेरे कुछ आपको सूची दिखा रहा हूँ, जैसे कि जेडन से ऊपर क्या है, जेडन से ऊपर मान लो कि ऊपर आने कोई एलिमेंट आ गया, इसे सबको करना होगा, तो इनको कौन हटाएगा, इसको हटाएगा जो इससे अधिक अभिक्रियाशील होगा, एल्युमिनियम से अधिक होगा, ये सब अधिक अभिक्रियाशील होंगे। या विस्थापन अभिक्रिया कौन होगा, जो अपने से अधिक कम वाले रिएक्टिव एलिमेंट होंगे उनको हटाता है वो। तो यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अत्यधिक अभिक्रियाशील श्रेणी धातु क्या है, जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम इत्यादि को अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। जैसे मेरे हो गया, इतना नोट बन गया आपका, हाँ सर चलो। जैसे बात करते हैं बच्चे जी हम, जब मैग्नीज ऑक्साइड यानी Mn2 को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ गर्म किया जाए तो क्या होता है। चलो MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ये किसका इस और का क्या नाम है, पायरियोलुसाइड, जो लिखवा दिया हूँ बहुत पहले। हाँ सर, किसका, इसका है मैग्नीज का। इसमें आप कार्बन नहीं मिला सकते हैं क्योंकि यहाँ पर उसका उपकरण नहीं, इसका उपचार पदार्थ कार्बन नहीं करते, इसको डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी इसको हटाना है, तो यहाँ पर एल्युमिनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्युमिनियम क्या करेगा बच्चे जी, एल्युमिनियम क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा तुरंत, क्योंकि मैग्नीज से अधिक अभिक्रियाशील है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा अपना, ये बना लिया Al2O3 बना लिया, और मैग्नीज आपका यहाँ अलग हो गया। बैलेंस कर लीजिएगा, Mn 1 था, यहाँ पर Mn 1 था, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 था, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 था, और नहीं 6 ऑक्सीजन थे, 3 में 6, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 3 से गुना कर देते, 3 में 6 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन साथ में आपका 3 मैग्नीज हो गया, तो 3 मैग्नीज से गुना, ठीक है सर, बराबर। एल्युमिनियम 2 दूना 4, एल्युमिनियम 1 था, 4 से गुना कर दिए सर, बैलेंसिंग भी रिविजन करा दिया आप। चलो ध्यान दीजिए बच्चे जी, यहाँ पर MnO2 क्या हो रहा है, रिडक्शन, देखो ध्यान से, MnO2 से क्या हो रहा है बच्चे जी, ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास मतलब रिडक्शन, ठीक है सर। यहाँ देखिए एल्युमिनियम में ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनियम में ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, तो जब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, तो जिसका होता है ऑक्सीकरण वो कहलाता है, इसको हम क्या बोलते, कौन सा एजेंट बोलते हैं, थोड़ा मैं इसको फिर से देख लेता हूँ। इसको हम बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है उसको हम बोलते हैं बच्चा जी रिड्यूसिंग एजेंट। ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और ये क्या था आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऊपर वाला ये MnO2 क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। थोड़ा रिविजन इसलिए कर रहा हूँ कि चैप्टर 1 का बात है, थोड़ा हम लोग भूल रहे हैं, बहुत पहले पढ़े थे, लेकिन ज़रूरी है। चलो अब इधर आइए अगले नोट्स में, अगला पार्ट में, जैसे अब क्रोमियम है आपके पास, तो क्रोमियम का Cr यहाँ पे ऐसे लिखेगा C, तो इसको ऐसे लिखिएगा Cr छोटा लिखिएगा, ठीक, आप लोग C और R छोटा लिखेंगे, Cr2O3, ठीक है सर। कहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा बुक में जाए तो देखो, आपको मैंने ऐसे लिखना है, ये रिएक्शन आप थोड़ा ऐसे लिखिएगा, अपने बुक में से देख लीजिएगा। हाँ बच्चे, यहाँ पर हीट उठ निकलेगा, इसका ही बात हो रहा है, यहाँ पर हीट निकलेंगे, हीट निकलेगा, देखो यहाँ पर हीट निकला है, यहाँ भी हीट निकला है, मैं हीट से जिक्र नहीं किया गया, हाँ हीट लिखा हूँ, हीट तो निकला है, उष्मा तो निकलेगी। अच्छा, इन पर कोई बच्चा सोचेगा इसमें सर यहाँ हीट क्यों निकल रहा है, इसके पहले रिएक्शन में हीट नहीं निकल रहा था, जहाँ कार्बन था, यहाँ हीट इसलिए निकलता है बच्चा जी, कैसे एल्युमिनियम बहुत अभिक्रियाशील, तुरंत इसे रिएक्शन कर रहा है, फास्ट रिएक्शन, यहाँ रिएक्शन बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि यहाँ रिएक्शन तुरंत एल्युमिनियम से तुरंत हटाएगा, और फास्ट रिएक्शन होने के कारण, तीव्र रिएक्शन होने के कारण, हाँ फास्ट रिएक्शन बोलेंगे, तीव्र अभिक्रिया होने के कारण यहाँ पर अधिक उष्मा निकलती है। कोई आपसे पूछे तो, क्योंकि आपको तो नॉलेज के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, नंबर तो आएगा ही बच्चे, हम क्वेश्चन में करा देंगे, टेंशन मत लीजिए, करा देंगे। अब आपको Cr2O3 इस एस के क्या नाम है, एस्कोलाइट,
एस्कोलाइट के साथ भी एल्युमिनियम मिलाएंगे, हीट करेंगे तो यहाँ पर क्रोमियम अलग हो गया, Cr अलग हो गया, लिक्विड फॉर्म में आएगा, Al2O3 सॉलिड फॉर्म में और हीट निकलेगा ही। यहाँ पर कैसे फॉर्म में था आपका भाई, यहाँ पर भी मैग्नीज लिक्विड फॉर्म में था। तो कोई पूछेगा बाबू यार कि ये लिक्विड फॉर्म में क्या रहता है, कहना कि यहाँ पर बहुत तेज़ी से अभिक्रिया होती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, इतना रिएक्शन होता है तेज, यहाँ पर ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। चलो, और रिएक्टिविटी में क्या होता है, एल्युमिनियम जो होता है क्रोमियम से अधिक अभिक्रियाशील होता है। यहाँ भी था, इसके वाले भी केस में यहाँ पर भी क्या था, एल्युमिनियम मैग्नीज से क्या है, मोर रिएक्टिव है, इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन से छीन लेगा, बोलेगा दे दो हमको, दे दो, हम भाई तुमसे बढ़िया है तुम्हारा, तो हम लेंगे ही लेंगे भाई, उसका ऑक्सीजन ले लेता है वो। चलो, अब देखो भाई, अपचायक जो होते हैं या अपचायी कर्मक जो होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट जो होते हैं, कार्बन मैग्नीज और क्रोमियम के मामले में उपयोग क्यों नहीं होता है। यहाँ पर आप एक सवाल हमसे कर सकते हो, सर कि आप तो पहले पढ़ाए थे कि हम लोग उपचायक पदार्थ कर देते हैं, तो अपने इसके पहले वाले केस में वहाँ पर किया था आपने, लेकिन मैग्नीज और क्रोमियम के रूप में आपने यहाँ पर कार्बन क्यों नहीं इस्तेमाल किया है, एल्युमिनियम ही क्यों ले रहे हैं, ये प्रश्न है आपका कि ना जी। वाई कार्बन इज़ नॉट यूज इन केस ऑफ मैग्नीज और क्रोमियम, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर है बच्चा जी, क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है क्रोमियम और मैग्नीज से अधिक अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि उसे आसानी से विस्थापित कर देगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड बना ले सकता है। ऐसा करना कार्बन के साथ संतोषजनक ढंग से नहीं होगा, कार्बन के लिए ढंग से नहीं, कार्बन नहीं हटा पाएगा उसको। चलो, तो ये हो गया, आपका आंसर भी मिल गया, आपका प्रश्न था, डाउट भी आपका क्लियर हुआ। हाँ सर, ये डाउट क्लियर हो गए। आए नोट्स को प्यार बनाना बच्चे, आप लोग नोट्स बनाएंगे, और मैं ऑनलाइन वाले से बोलता हूँ, ऑनलाइन वाले जितने छात्र हैं, अब जो भी सुंदर एक भी मैं देता हूँ वीडियो में व्यूज है बच्चा जी 200-300 करीब 100-150 तब फिक्स, तो अभी मैं देख रहा 300 बच्चे देख रहे थे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मेरे नोट्स बनाकर मेरे व्हाट्सअप नंबर जरूर भेजिएगा, 78-78-54-63-43। एक दो पेज का आप थोड़ा स्लाइड खींच के भेजिएगा, थोड़ा देखते हैं कैसे आपके राइटिंग कैसे हैं आप, मैं पर रिप्लाई करूँगा। आप मेरे व्हाट्सअप पे जरूर भेजिएगा अपना नाम, जो भी बच्चे होंगे, नए छात्र से बोल रहा हूँ, ऑफलाइन से नहीं, ऑफलाइन का तो मैं देख चेक हो रहा है, ऑनलाइन सिर्फ ये ओनली फॉर ऑनलाइन वाले इसके लिए। जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट हमसे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, आप लोग मेरे इस नंबर पर कीजिएगा, अपना नाम भी उसमें डाल दीजिएगा, मेरा ये नाम रहा, कोई भी हो, गर्ल बॉय जो भी हो सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप पे कीजिएगा अपने नोट्स को, मैं पढ़ूंगा, मुझे आपके राइटिंग पसंद आएंगे, जो भी उसमें कमियां मुझे दिखेगी मैं गाइड करूंगा आप कैसे करने चाहिए, ठीक है। और बच्चे जी, मैं इतना कर रहा हूँ कि 400 नंबर से अधिक नंबर आपके आराम से आएंगे, इसकी गारंटी दीजिए, मैं दे रहा हूँ आपको। अब बच्चे जी, थर्मिट अभिक्रिया क्या है, इसको इंग्लिश में थर्माइट पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं थर्माइट रिएक्शन, हिंदी में कहते हैं थर्मिट अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इसको एकदम इंपॉर्टेंट याद रखना, इसको पूछा गया है। देखो, इसको मैं आपको जब डायग्राम दिखाऊँ ना, तब एकदम पहचान जाओगे, कैसे देखना, किसे कहते हैं। तो जब आयरन 3 यानी आयरन का जो तीसरा परमाणु वाला ऑक्साइड होगा Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया देखो यहाँ पर वर्ड नहीं था, यहाँ लिखा है अभिक्रिया का उपयोग रेल पटरी एवं मशीन पुर्जों की दरारों को भरने के लिए, ये जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। कैसे सर, रेल पटरी कैसे, आपने कोई पटरी देखा है वहाँ पर ज्वाइंटिंग होती है, रेल का पटरी इतना थोड़ी होता है कि यहाँ से आसाम तक लंबा ही लोहा होगा, नहीं, उसको जोड़ा रहता है। तो मैं आपको थोड़ा मेरे पास देखता हूँ, अगर मेरे पास स्लाइड होगा तो दिखा दूँ आपको PDF में, ये आप समझ जाएंगे। यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ पर पटरी होता है, पटरी में देखना चाहिए ज्वाइंट होता है, इसको बच्चे वेल्डिंग से नहीं किया जा सकता है, ये वेल्डिंग से नहीं होगा। यहाँ पर होता है थर्माइट, देखो ये मशीन लगी हुई है, यहाँ पर बहुत सारा मशीन लगाता है, ये मशीन है, बहुत ये ऊष्मा देती है। यहाँ पर एल्युमिनियम को डाला जाता है, एल्युमिनियम से को पिलाता है, और एल्युमिनियम जब जी मोल्टेन आयरन उसको बोलते हैं, आयरन 3 को एल्युमिनियम से रिएक्शन करने पर ये मोल्टेन आयरन बनता है। और ये जो भरती है, पहले तो ये द्रव में होती है, पूरा पानी से होगा, भर जाएगा, और जो ठंडा होगा तो ऐसा सूख के ऐसा बन जाएगा, हार्ड हो जाएगा, फिर जल्दी बच्चे जी पटरी टूटता फुटता नहीं, बहुत खतरनाक पकड़ता है ये। तो आयरन 3 को आप क्या करते हैं, आयरन 3 को बच्चे जी एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो ये जो चीज़ बनता है ना, उसको बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन। आ गया थर्माइट रिएक्शन, समझ गया। थर्माइट रिएक्शन इंग्लिश में थर्माइट पढ़ेंगे और हिंदी में थर्मिट अभिक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। चलो सर, अब देखो, ऐसा एक बात आपको यहाँ समझा गया है। Fe2O3 एल्युमिनियम दिखा दिया हूँ, और यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को जलाकर ये जलाया जाता है। कैसे, जो अपन देखा ना चित्र में कैसे गल रहा था, तो उसको जलाया जाता है, और यहाँ पर आयरन का लिक्विड बनता है, और Al2O3 सॉलिड में रहती है,
दोनों है, सॉलिड और लिक्विड दोनों मिलकर प्लस ऊष्मा भी होती है। तो एक बात और याद रखेंगे नोट में, यहाँ ऊष्मा अधिक निकलती है, बहुत अधिक मात्रा में हीट निकलती है, जिससे आयरन लोहा में मोल्टेन अवस्था में चला जाता है। ठीक है, आपको PDF से दिखाई दिया हूँ। चलो तो सवाल वाल है क्या इसमें? चलो यहाँ पर देख लेते हैं, एक सवाल कर लेते हैं। चलो, एल्युमिनियम का उपयोग थर्माइट वेल्डिंग में किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम एक धातु है जिसका वजन हल्का होता है। एल्युमिनियम एक मजबूत ऑक्सीकारक एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्युमिनियम के पास ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा अफिनिटी होती है। हाँ, ये ऑक्सीजन से ज़्यादा अभिक्रिया करती है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी था क्या? ऑप्शन नहीं, ऑप्शन। तो बच्चे जी हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर ये अपना 5 है ना? हाँ, लेक्चर 5, लेक्चर 6 में मिलेंगे। चैप्टर 13 पर चल रहा है लेक्चर। सर आज के लिए कोई DPP कोई होमवर्क है? नहीं, आज के लेक्चर में कोई होमवर्क आपको नहीं दिया जाएगा। मैं कम्युनिटी पोस्ट में अगर मेरे पास क्वेश्चन है तो कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब पर डाल दूंगा। सर कम्युनिटी पोस्ट क्या होता है, कुछ बच्चे को बताया जाए। तो ये देखें, ये मेरे प्यारे बालक जी, देखें सुंदर सुंदर बच्चे, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। देखें आप यूट्यूब पर गए, कोई भी अपना एक वीडियो लीजिएगा। प्रिय बालक जी, ओ प्रिय बालक जी, खाली प्रिय बालक जी। देखो चैनल पे जाएंगे आप, तो आपको तो पता ही आपके चैनल का लोगो ऐसा दिखता है। वहाँ पर जैसे देखिए, आपके पास मोबाइल होता है, ऐसे घसकाएंगे ऐसे ऐसे तो वीडियो आता है, शॉर्ट आता है, लाइव आता है, प्ले लिस्ट के बाजू में आता है कम्युनिटी पोस्ट में जाइएगा। तो यहाँ देखा मैंने, तो भाई ये सदूरी जी का बहुत बड़ा मैं ये फ़ैन हूँ, तो उनको तो मैं चलो लेता ही हूँ। अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं कि हम अपनी हर सांस के साथ अपने शमशान के नज़दीक जा रहे हैं। बच्चे जी आप देखें, हर बार अपना सांस ले लेना, एक बार 2 बार, तो हम लोग शमशान के पास जा रहे हैं, मतलब हम लोग मौत के करीब जा ही रहे हैं। बात सही है। अपनी हर सांस के साथ आप अपनी मुक्ति के नज़दीक भी जा रहे हैं, इन्हें हम मुक्ति पाना चाहते हैं। बच्चे हम लोग तो मरना है ना, तो हम लोग जब मरेंगे तभी मुक्ति मिलेगी इस मृत्यु में। तो मृत्यु को एकदम अच्छे से जीना है, एकदम मस्त जीजिए। इसमें कुछ मृत्यु से पहले जितनी अच्छी अच्छी कार्य हैं उसको करें और उसको एंजॉय के साथ जिए। ठीक है, चलो उसके नीचे आइएगा तो बच्चे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे पारा का एस क्या है। ठीक है, ऐसे ऐसे रहेंगे तो इसको आप ये कीजिएगा, वोटिंग जरूर कीजिएगा। पारा धातु का एस किसका है? तो पारा भाई आप जानते हैं इसका है। ऐसे एफ टी करेंगे, ऐसे माने तो गलत दिखा देगा, गलत हो तो इसे वोटिंग आप करते रहें। ठीक है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन डालता हूँ, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। भाई समय लगता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन टाइप करने में समय लगता है, टाइपिंग करना है, फिर उसका ऑप्शन डालना है। ठीक है, चलो तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में। लेक्चर नंबर 6 में यहाँ से मिलेंगे। धन्यवाद दे देता हूँ आपको। धन्यवाद क्यों सर? क्योंकि प्यारे बालक को इतने लंबे लंबे लेक्चर को देखना, इसके नोट्स बनाना सबकी बात की बात नहीं है। शुक्रिया, लव यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।